अध्याय 11 बाहरी शहर के निवासों का किराया संशोधित। आखिरकार तावीज़ बनाना विक्रम राजपूत की विशेषता थी और जब तक पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी उन्हें बनाने में कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब विक्रम राजपूत ने फ्रॉस्ट तावीज़ बनाना शुरू किया तो वह आधा बनने से पहले ही टूट गया। पहले दर्जे का श्रेष्ठ तावीज़ बनाना इतना आसान नहीं है। छोड़ो, मैं विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं फ्रॉस्ट तावीज़ और फ्लेम तावीज़ पर विचार नहीं करूंगा। मैं केवल एक्सप्लोडिंग स्पिरिट तावीज़ को परिपूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आखिरकार एक्सप्लोडिंग स्पिरिट तावीज़ इन दोनों तावीज़ों से अधिक महंगा है और इसमें मजबूत आक्रामक शक्ति है। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम राजपूत ने बुरी तरह से घिसे हुए काले बालों वाले ब्रश को उठाया। उनके दिल में थोड़ी चिंता थी। ये ब्रश कई वर्षों से उनके साथ था, पहले दर्जे के हीन से पहले दर्जे के श्रेष्ठ तक, और अब यह वीर बलिदान के कगार पर था। आह, मैं ब्रश खरीदना भूल गया। विक्रम राजपूत ने आह भरी। कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं। भले ही मैं केवल एक एक्सप्लोडिंग स्पिरिट तावीज़ बना सकूं, यह बाहर जाते समय कम से कम सुरक्षा दर को बढ़ा सकता है, इसलिए डकैती का सामना करते समय मैं असहाय नहीं रहूंगा। पहले एक्सप्लोडिंग स्पिरिट तावीज़ में उम्मीद के मुताबिक असफलता मिली। जब वह 7वां एक्सप्लोडिंग स्पिरिट तावीज़ बना रहे थे तो विक्रम राजपूत ने जैसे ही सिंदूर को छुआ, पूरा ब्रश टूट गया और आध्यात्मिक शक्ति से पाउडर में बदल गया। 35 तांबे का सिंदूर ऐसे ही चला गया। विक्रम राजपूत को थोड़ा दुख हुआ। अगर उन्हें पता होता तो वे काले बालों वाले ब्रश को तोड़ देते। हालांकि यह उनकी भाग्यशाली मानसिकता के कारण भी था, हमेशा ये सोचते हुए कि वह पहले दर्जे का श्रेष्ठ एक्सप्लोडिंग स्पिरिट तावीज़ बना सकते हैं। अब मेरे पास केवल एक पहले दर्जे का श्रेष्ठ बॉडी प्रोटेक्शन तावीज़, एक पहले दर्जे का मध्यम दर्जे का जादुई हथियार लंबी तलवार और 2 हीन उड़ने वाले चाकू हैं। जब तक मैं 2 से अधिक क्यूई रिफाइनिंग 5वें स्तर के कृषकों का सामना नहीं करता, मैं उनसे लड़ सकता हूं। विक्रम राजपूत ने धीरे से आह भरी। उन्हें अनंत प्रकाश पवेलियन में फिर से जाने से पहले ज्यादा देर तक घर पर नहीं रहना पड़ा। पत्नी, ब्रश टूट गया है, मुझे बाजार जाना है। विक्रम राजपूत ने दरवाजा खोला और रोशनी राणा से कहा, जो आंगन में ध्यान और विश्राम कर रही थीं। फिर से बाहर जा रहे हैं। रोशनी राणा का चेहरा चिंता से भरा था। आखिरकार विक्रम राजपूत दिन के दौरान बाहर गए थे और कुछ दिन पहले ही रात में लौटे थे। रास्ते में उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी। रोशनी राणा ने फुसफुसाते हुए कहा, पति, मैं आपके साथ चलूंगी। ये कहने के बाद रोशनी राणा ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं, ये संकेत देते हुए कि वह अब लड़ने में भी सक्षम थीं। उनकी चमकीली बादाम जैसी आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। कोई ज़रूरत नहीं, घर पर रहो और मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। विक्रम राजपूत मुस्कुराए और उन्हें आश्वस्त किया, मेरे पास अभी भी कुछ पहले दर्जे के श्रेष्ठ बॉडी प्रोटेक्शन तावीज़ हैं, इसलिए चिंता न करें। उन्होंने हाथ बढ़ाया और रोशनी राणा के चिकने और नम चेहरे को दबाया। विक्रम राजपूत मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भरी। उनकी पत्नी वास्तव में बदल गई थीं। जब वे पहली बार मिले थे तो रोशनी राणा एक पतली और पीली छोटी जंगली बिल्ली थीं। उनके पोषण के बाद उनके मूल रूप से तेज और पतले अंडाकार चेहरे पर कुछ मांस आ गया था, जो एक निर्दोष रत्न बन गया था, जो एक आकर्षक आकर्षण बिखेर रहा था। इसके अलावा रोशनी राणा ने सभी सही स्थानों पर वजन बढ़ाया था। उनकी छोटी कमर अभी भी तंग और लचीली थी, वास्तव में एक मार्शल कलाकार होने के योग्य थी। रास्ते में सावधान रहना। रोशनी राणा ने विक्रम राजपूत के धीरे धीरे गायब होते हुए आकृति को देखा। उनका दिल चिंता से भर गया। फिर उन्होंने एक छोटी कुर्सी हटाई और आंगन में बैठ गईं, चुपचाप अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थीं। आजकल उनका मन बेचैन था, जिससे मार्शल आर्ट में प्रगति करना मुश्किल हो रहा था और राक्षसी खेती में गिरना आसान हो रहा था। ... घर से निकलने के बाद विक्रम राजपूत ने भी अपनी पत्नी के चेहरे पर चिंता देखी और सोचा कि उन्हें जल्द से जल्द नील शांति नगर में चले जाना चाहिए। सुरक्षा के अलावा खेती भी थी। वह वेलवेट फ्लावर स्पिरिट ट्री की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, लेकिन रोशनी राणा केवल उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके खेती कर सकती थीं। यदि वे नील शांति नगर के पास पहले दर्जे की आध्यात्मिक नस के करीब पहुंच सकते थे तो रोशनी राणा की खेती की गति तेज होगी। अनंत प्रकाश पवेलियन के अंदर दुकानदार हैरान था, साथ ही दाववादी, आपने इतनी जल्दी तावीज़ बना लिए। ब्रश टूट गया, उचित मूल्य पर मुझे एक बेहतर पहले दर्जे का श्रेष्ठ ब्रश दें। मैं नियमित ग्राहक हूं। विक्रम राजपूत ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। पहले दर्जे का श्रेष्ठ ब्रश। दुकानदार ने विक्रम राजपूत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखें प्रकाश की एक चमक से चमक रही थीं। वह कुछ हद तक हैरान था। अगर मुझे ठीक से याद है तो आप अभी 6 महीने पहले ही पहले दर्जे के मध्यम दर्जे तक पहुंचे थे, है ना? आखिरकार उस समय विक्रम राजपूत द्वारा बनाए गए कुछ तावीज़ अपेक्षाकृत खुरदरे और अस्पष्ट थे। मुझे एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। विक्रम राजपूत ने अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाया और असहाय होकर कहा, भाई, ब्रश।
उन्होंने ये प्रकट करने की हिम्मत की कि वह एक पहले दर्जे के श्रेष्ठ तावीज़ मास्टर थे, अनंत प्रकाश पवेलियन की प्रतिष्ठा के कारण भी। प्रत्येक शाखा के दुकानदार को सावधानीपूर्वक चुना गया था और उनमें से अधिकांश भरोसेमंद थे। अरे, इतनी जल्दी क्यों? आपका आना दुर्लभ है, चलो बात करते हैं। दुकानदार मुस्कुराया और कहा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके साथ क्या करूंगा। इस दुकान को संभालने से पहले मैंने पवेलियन मास्टर के सामने एक प्रतिज्ञा की थी। यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं, तो मैं शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाऊंगा। अब आपने कौन सा पहले दर्जे का श्रेष्ठ तावीज़ बनाया? विक्रम राजपूत ने एक संशयपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ दुकानदार को देखा। खेती की दुनिया में उन्होंने दूसरों की बातों पर केवल 20 से 30% विश्वास किया। एक सुरक्षात्मक तावीज़, विक्रम राजपूत ने जवाब दिया। उम्मीद के मुताबिक। दुकानदार ने अपनी भौहें उठाईं और बिना किसी आश्चर्य के मुस्कुराया, मैं आपसे नहीं छिपाऊंगा, आपके द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक तावीज़ बहुत अच्छी तरह से बिकते हैं। गुणवत्ता अन्य तावीज़ मास्टरों की तुलना में 1 या 2% अधिक है। यदि आप अधिक पहले दर्जे के श्रेष्ठ सुरक्षात्मक तावीज़ बना सकते हैं। खैर भाई, मेरे पास फाउंडेशन बिल्डिंग तक पहुंचने का मौका होगा। उन्होंने जानबूझकर विक्रम राजपूत को जीतने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाद वाला हर बार इतने सारे सुरक्षात्मक तावीज़ बना सकता है। आखिरकार, बाहर यात्रा करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसलिए सुरक्षात्मक तावीज़ कृषकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय थे। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षात्मक तावीज़ बाजार में आते ही बिक जाते थे, बिना बिकने की चिंता किए। दुकानदार ने सोचा कि अगर विक्रम राजपूत अपने द्वारा बनाए गए सभी सुरक्षात्मक तावीज़ उसे बेच देता है, तो वह मूल कीमत को 1 या 2 आध्यात्मिक पत्थरों से बढ़ा सकता है। इन 1 या 2 आध्यात्मिक पत्थरों को कम मत समझो, क्योंकि लाभ काफ़ी था। वर्ष दर वर्ष दुकानदार का प्रदर्शन मुख्यालय से मान्यता प्राप्त कर सकता है और फाउंडेशन बिल्डिंग में पदोन्नत किया जा सकता है। ये सोचकर दुकानदार ने तुरंत कहा, साथी दाववादी, मेरा उपनाम दिव्यराज है और मेरा नाम स्वर्ण है। भविष्य में यदि आप केवल अपने सुरक्षात्मक तावीज़ मुझे बेचते हैं, तो मैं उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदूंगा जितने आपके पास हैं। लेकिन एक शर्त है, आप उन्हें दूसरों को नहीं बेच सकते, कैसा रहेगा? विक्रम राजपूत जानता था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी और वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। यदि वह किसी विवाद में शामिल हो जाता तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता। फिर विक्रम राजपूत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ... अनंत प्रकाश पवेलियन से निकलने के बाद विक्रम राजपूत ने अपना रूप बदल लिया और कई चक्करों के लिए बाजार में घूमे। जब उन्होंने महसूस किया कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे बाजार से बाहर निकल गए। इस बार उन्होंने अध्याय 12 हृदय की रक्षा के लिए तावीज़ बनाना संग्रह की तलाश मत करो, उत्तेजना में शामिल मत हो। रोशनी राणा ने विक्रम राजपूत को वापस खींच लिया, उसका चेहरा सख्ती से फटकार रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे डाकुओं ने पूरे परिवार का सफाया कर दिया था, जिससे वह इतनी डर गई कि वह जल्दी से सुरक्षात्मक तावीज़ों के साथ एक कमरे में छिप गई। विक्रम राजपूत ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया, अपना मुंह खोलो। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसका पति क्या करने वाला है, रोशनी राणा ने आज्ञाकारी रूप से कहा, आह, और अपना गुलाबी छोटा मुंह खोला। एक गोली अचानक उसके गले से नीचे सरक गई। जल्द ही रोशनी राणा ने एक गर्म प्रवाह को अपने पूरे चेहरे को घेरते हुए महसूस किया, फिर उसकी त्वचा पर फैल गया। यह क्या है? रोशनी राणा ने आश्चर्य से पूछा। युवा संरक्षण गोली, प्रति गोली 30 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, विक्रम राजपूत ने समझाया, आह भरते हुए। इससे पहले कि मैं और कुछ साथी शिष्य विश्रांति क्षेत्र में आए, हमने एक युवा संरक्षण गोली ली। उस समय हमने सोचा कि हमारी उपस्थिति हमेशा 12 साल की उम्र में रहेगी, जिसने हमें इतना डरा दिया कि हम कई रातों तक सो नहीं सके। बाद में हमें पता चला कि दूसरे दर्जे या उच्च युवा संरक्षण गोलियां कृषकों को अपनी उम्र और उपस्थिति को स्वतंत्र रूप से बदलने की अनुमति दे सकती हैं। फिर विक्रम राजपूत ने दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ रोशनी राणा को देखा, हिचकिचाया और मुस्कुराते हुए कहा, पहले दर्जे की उच्च गुणवत्ता वाली युवा संरक्षण गोलियां बहुत महंगी नहीं हैं। ये संयोग की बात है कि तुम इस साल 18 वर्ष की हो, एक महिला के लिए सबसे सुंदर समय। क्या तुम चाहती हो कि हम कुछ दशकों में बाहर जाएं और दूसरों को लगे कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? ये सुनकर रोशनी राणा ने अपनी स्पष्ट और चमकीली बादाम जैसी आंखें झपकाईं, कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ कह दिया हो। विक्रम राजपूत ने अपनी आंखें घुमाईं और निर्दयता से कहा, अपना ख्याल रखना, मैं आज रात चौकन्ना रहूंगा। ... अगले दिनों में विक्रम राजपूत दिन के दौरान अभ्यास कक्ष में तावीज़ बनाते थे और रात में रोशनी राणा का लगन से ख्याल रखते थे। लगभग 1 महीने बाद चंद्रशेखर सिंह तावीज़ मांगने आए और विक्रम राजपूत ने उन्हें 8 सुरक्षात्मक तावीज़ और 2 विस्फोटक आत्मा तावीज़ दिए, जो सभी पहले दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले थे। जब चंद्रशेखर सिंह को ये तावीज़ मिले तो वह भौचक्के रह गए।
उन्हें पता नहीं था विक्रम राजपूत वास्तव में पहले दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले तावीज़ मास्टर बन गए थे। हमें बुढ़ापे तक एक साथ गरीब रहना था, लेकिन तुमने चुपचाप एक सफलता हासिल कर ली। चंद्रशेखर सिंह ने धीरे से बड़बड़ाया। तुम, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हिरण चाबुक शराब खरीदने के लिए तैयार हो, चंद्रशेखर सिंह ने धीरे से बड़बड़ाया। इसे गुप्त रखो, गुप्त रखो। हम दशकों से एक दूसरे को जानते हैं और मैं तुम्हें केवल थोड़ी सी ये बातें बता रहा हूं, विक्रम राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, आखिरकार पहले दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले तावीज़ मास्टर को खोजने के बाद मैं तुम्हें बेचने के लिए इतना बेवकूफ़ नहीं हूं, चंद्रशेखर सिंह ने हंसते हुए कहा। इस बार कैलाश पर्वत जाने पर मुझे अधिक आराम महसूस हो रहा है, चंद्रशेखर सिंह ने कहा। मैं फिर से कहूँगा, सावधान रहो। इस दुनिया में जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। खजाने हर साल प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास केवल एक जीवन है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने जीवन को खतरे में मत डालो, विक्रम राजपूत ने गंभीरता से कहा। पुराने चंद्रशेखर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, वहां मरना मत। चलो एक साथ नील शांति नगर में चलते हैं। मुझे कोसना बंद करो, चंद्रशेखर सिंह ने अपने होंठ चाटे और धूर्तता से कहा। क्या तुम्हारे पास अभी भी हिरण चाबुक शराब है? मेरी टांगें इन दिनों थोड़ी कमजोर हो गई हैं, तुम्हें पता है। तुम सच में बेकार हो। तुम अद्भुत हो, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हें भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं थी? बकवास बंद करो। जब मैं फल की दुकान से गुजरा तो मालिक को लगा कि मैंने उसका गन्ना चुरा लिया है। ... रात में चंद्रशेखर सिंह और उनकी पत्नी रात के खाने के लिए आए। चंद्रशेखर सिंह को केवल 5 भाग नशा हुआ और बगल में रहने वाले विक्रम राजपूत को उनकी ताकत के शेष 5 भाग सुनाई दे रहे थे। इससे विक्रम राजपूत मदद नहीं कर सके, लेकिन आह भरी, गिरे हुए घोंसले के नीचे टूटे हुए अंडे कैसे हो सकते हैं। बाद में विक्रम राजपूत ने क्यूई रिफाइनिंग चरण में एक मार्शल कलाकार के साथ एक भयंकर लड़ाई भी लड़ी। अंत में मार्शल कलाकार हार गया। अगले दिन विक्रम राजपूत ने तावीज़ बनाने और चिपकाने के अपने नीरस और उबाऊ जीवन को जारी रखा। दिव्यराज के साथ अपने समझौते के कारण विक्रम राजपूत ने तावीज़ों की गुणवत्ता में सुधार करने की पूरी कोशिश की। विस्फोटक आत्मा तावीज़ के लिए 20 में से लगभग 1 की सफलता दर को अच्छा माना जाता था। ... 1 साल बाद चंद्रशेखर सिंह दंपति कैलाश पर्वत से लौट आए। दंपति ने बहुत कुछ हासिल किया था, ढेर सारी औषधीय जड़ी बूटियां और राक्षस लाशें। उन्होंने इन चीज़ों को बाहरी लोगों को दिखाने की हिम्मत नहीं की और केवल तभी निकाला जब उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया। एक मोटे अनुमान से पता चला कि वे उन्हें लगभग 1000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में बेच सकते हैं। हमने इस साल जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और राक्षसों का शिकार करने में अपनी मेहनत बर्बाद नहीं की, चंद्रशेखर सिंह मुस्कुराए। बहुत अधिक है। यदि हम उन्हें बाजार में बेचते हैं तो हम वास्तव में लगभग 1000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। डाकुओं का ध्यान आकर्षित करना आसान है। कल मेरे साथ अनंत प्रकाश पवेलियन में आओ, हम उन्हें लगभग 100 आध्यात्मिक पत्थरों में बेच सकते हैं, विक्रम राजपूत ने भौहें चढ़ाकर विश्लेषण किया। 100 आध्यात्मिक पत्थर, ये बुरा नहीं है। चंद्रशेखर सिंह थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहे थे और उन कृषकों से ईर्ष्या कर रहे थे जो व्यवसाय करना जानते थे। विक्रम राजपूत मुस्कुराए। मैं 100 आध्यात्मिक पत्थरों के लिए भुगतान करूंगा, बस सुरक्षित रहने के लिए नहीं। हमने मुनाफे को 50-50 बांटने पर सहमति जताई। मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर सिंह ने अपना सिर हिलाया और किसी और बात से सहमत होने से इनकार कर दिया। गौरव पवार ने असहाय होकर कहा, बस ललित की बात सुनो। उसने जो कहा वह समझ में आता है। यदि हम पूर्वजीत बाजार में इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और राक्षस लाशें छोड़ देते हैं तो ये केवल समय की बात है जब डाकू हमें निशाना बनाएंगे। इससे बहुत परेशानी होगी। चलो शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। रोशनी राणा ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर चंद्रशेखर सिंह अनिच्छा से सहमत हो गए। अगले दिन विक्रम राजपूत और चंद्रशेखर सिंह सीधे अनंत प्रकाश पवेलियन गए। साथ ही दाववादी, सच कहूं तो अगर कोई और ये चीजें लाता तो मैं सभी 800 आध्यात्मिक पत्थर ले लेता, लेकिन अगर आप उन्हें बेचते हैं, मैंने आपके लिए गणना की है, ये 968 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं, दिव्यराज ने कहा। चंद्रशेखर सिंह चुपचाप मुफ्त आध्यात्मिक चाय का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने सुना कि माल की इस खेप को 968 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में बेचा जा सकता है तो उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उन्होंने पहले कभी इतने आध्यात्मिक पत्थर नहीं देखे थे। इसके अलावा यदि वे इन सभी चीज़ों को बेचते तो इसमें कम से कम 1 वर्ष लगता और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे डाकुओं का सामना नहीं करेंगे। बिना नुकसान के एक ही बार में उन सभी को बेचने में सक्षम होना केवल एक बड़ा लाभ था। शॉपकीपर दिव्यराज, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, विक्रम राजपूत ने कृतज्ञता व्यक्त की और झुके। ओह,
ये सिर्फ एक दूसरे की मदद करना है। दिव्यराज ने अपना हाथ हिलाया और फिर चंद्रशेखर सिंह को एक आध्यात्मिक पत्थर का थैला फेंका, मुस्कुराते हुए, साथी दाववादी, उन्हें गिनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अनंत प्रकाश पवेलियन की प्रतिष्ठा पर भरोसा है। चंद्रशेखर सिंह मुस्कुराए। वह जानते थे कि विक्रम राजपूत और दिव्यराज के पास चर्चा करने के लिए कुछ है, इसलिए उन्होंने चतुराई से कमरा छोड़ दिया। तुरंत बाद विक्रम राजपूत ने एक भंडारण बैग निकाला। अध्याय 13, तेजस्वी अमित संशोधित। हालांकि विक्रम राजपूत ने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की, फिर भी दिव्यराज ने इसे देख लिया। ये सामान्य है। क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर एक कृषक 2600 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पकड़े हुए स्वाभाविक रूप से उत्साहित होगा। साथ ही दाववादी, प्रतीकों को बनाते समय खेती को मत भूलना। खेती नींव है। वैसे आप कुछ वास्तविक पहले दर्जे के उच्च गुणवत्ता वाले प्रतीक सील भी बना सकते हैं। वे उच्च गुणवत्ता वाले प्रतीक सील सुरक्षात्मक प्रतीकों और विस्फोटक आत्मा प्रतीकों से अधिक लाभदायक हैं, दिव्यराज ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। अपने दिल की गहराई से उन्होंने उम्मीद जताई कि विक्रम राजपूत की खेती में सुधार होगा। इस तरह विक्रम राजपूत के दूसरे स्तर के प्रतीक मास्टर बनने का अवसर होगा। एक बार विक्रम राजपूत दूसरे स्तर के प्रतीक मास्टर बन जाते हैं, उनके रिश्ते के साथ दूसरा पक्ष उन्हें केवल अधिक लाभ लाएगा। एक व्यवसायी के रूप में दिव्यराज ने पहले ही इस तरह के कौशल वाले कम से कम 10 कृषकों में निवेश किया था। हालांकि विक्रम राजपूत जैसे विचित्र कृषक जो सुरक्षात्मक प्रतीकों और विस्फोटक आत्मा प्रतीकों में विशेषज्ञता रखते थे, दुर्लभ थे। विक्रम राजपूत ने आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब बाल हों तो नीम हकीम कौन बनना चाहता है। ये सिर्फ इतना है कि जीवन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। मैं केवल कुछ सरल प्रतीक बनाकर और कुछ आध्यात्मिक पत्थर कमाकर शुरू कर सकता हूँ। वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये निम्न स्तरीय प्रतीक सील एक प्रतीक मास्टर के लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना देंगे। लेकिन गोल्डन फिंगर को केवल 2 साल पहले अप्रत्याशित रूप से पैसा मिला। यदि वह अपनी खेती में सुधार करना चाहता था और गरीबों की बस्ती जैसे खतरनाक स्थानों से दूर जाना चाहता था, तो वह केवल सरल प्रतीक सील बनाकर शुरुआत कर सकता था। अगर बर्फ और आग के प्रतीक सस्ते नहीं होते, तो वह उन्हें बहुत पहले बना लेते। इसके अलावा वह जानते थे कि उन्होंने अपनी खेती में कितनी मेहनत की है, और रोशनी राणा इसे सबसे अच्छी तरह समझती थी। हालांकि क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद विक्रम राजपूत ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि केवल सावधानीपूर्वक होने पर भरोसा करना आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या उन्हें एक रखेल लेने की आवश्यकता हो सकती है? विक्रम राजपूत ने अपने स्वयं के कीमिया कौशल के बारे में भी सोचा। तर्क के अनुसार गोल्डन फिंगर काफी व्यापक होना चाहिए और केवल अपने प्रतीक कला में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, जबकि अन्य कौशल की उपेक्षा करनी चाहिए। आखिरकार वेलवेट फ्लावर स्पिरिट ट्री का दूसरा नाम है मिमोसा। ये बहुत संभावना थी कि आनंद पर्वत पूर्वज वेलवेट फ्लावर स्पिरिट ट्री की मान्यता प्राप्त करने में विफल रहे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक भट्टियां थीं और उनके बीच कोई भावनात्मक संचार नहीं था। ये सोचकर विक्रम राजपूत मदद नहीं कर सके, लेकिन एक शिल्पकार होने के लिए खुद पर आह भरी। सौभाग्य से उनके पास अपने हाथों से अपने कौशल दिखाने के कई अवसर थे, अन्यथा उन्होंने वेलवेट फ्लावर स्पिरिट ट्री की मान्यता प्राप्त नहीं की होती। इससे ये देखा जा सकता है कि टिकट खरीदने से पहले बस में चढ़ने जैसे व्यवहार, जैसे गोलांटिंग क्यू, शुद्ध ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल पक्ष के एक निश्चित स्तर को वास्तव में प्राप्त करके और गहरे संचार में संलग्न होकर ही यह प्रभावी हो सकता है। ऐसा लगता है कि उन्हें एक रखेल लेनी चाहिए। उन दिनों के बारे में सोचते हुए जब वह सिर्फ भेड़िए की मांद छोड़कर बाघ की मांद में प्रवेश करते थे, विक्रम राजपूत मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी कमर रगड़ते हुए चुपचाप विलाप किया कि जब पुरुषों के पास पैसा होता है तो वे बुरे हो जाते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं था। वह खेती के लिए ऐसा कर रहा था। विक्रम राजपूत ने पूछा, घर का क्या? दिव्यराज मुस्कुराए और कहा, मैंने आपके लिए बाहरी शहर में एक अच्छा आवासीय क्षेत्र पाया है। स्थान अच्छा है, कुल 7 कमरे हैं। ये पूर्व सड़क बाजार से बहुत दूर या बहुत करीब नहीं है, और यह पहले दर्जे की आध्यात्मिक नसों की आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत अवशोषण कर सकता है। हालांकि वार्षिक किराया 150 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर है। एक वर्ष में 150 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अभी भी स्वीकार्य हैं, और वह पुराने चंद्रशेखर से पूछ सकते हैं कि क्या वह किराया साझा करना चाहते हैं। विक्रम राजपूत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। कोई बात नहीं। दिव्यराज मुस्कुराए और बाहर देखा, कहा, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व खुरदरा है लेकिन वफादार है। ये करीब होने लायक है। एक व्यवसायी के रूप में दिव्यराज के पास लोगों को आंकने के लिए सबसे तेज नज़र थी। चूंकि उन्होंने पहले ही विक्रम राजपूत में निवेश करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से विक्रम राजपूत के आसपास के लोगों पर ध्यान देना पड़ा। हम 20 साल से अधिक समय से दोस्त हैं और हमने एक साथ कई चीज़ों का अनुभव किया है। विक्रम राजपूत ने 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। ये घर खोजने में दिव्यराज की मदद के लिए इनाम था।
दिव्यराज एक पल के लिए चौंक गए, फिर खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। प्रतीक बनाने की बहुत सारी सामग्री खरीदने के बाद विक्रम राजपूत आखिरकार कमरे से बाहर निकले और चंद्रशेखर सिंह के साथ बाहरी शहर के निवास के मामले पर संक्षेप में चर्चा की। 150 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। चंद्रशेखर सिंह हिचकिचाए। यदि वे किराया साझा करते तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 75 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होते। लेकिन एक कृषक के रूप में घर किराए पर लेने के लिए न्यूनतम पट्टा अवधि आमतौर पर 5 वर्ष होती है, इसलिए उन्हें कम से कम 375 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लाने की आवश्यकता होगी। मैं 505 दूंगा, आप 200 का योगदान कर सकते हैं। आखिरकार मुझे अभी भी एक खेती कक्ष और ऐसी चीजें स्थापित करने की आवश्यकता है। विक्रम राजपूत जानते थे कि वह किस बात से चिंतित हैं और सलाह दी, अब और मत हिचकिचाओ। इन 200 आध्यात्मिक पत्थरों के साथ आप एक वर्ष में खेती के माध्यम से कमरे में उन्हें दोगुना कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे समय होंगे जब आपको जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर जाना होगा। उस समय मैं आध्यात्मिक पत्थरों की लागत को कवर करूंगा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं? चंद्रशेखर सिंह ने घूर कर देखा और अपने खुरदरे चेहरे पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। मैंने पहले भी तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। विक्रम राजपूत हंसे। हर बार जब तुम बाहर जाते हो तो मैं तुमसे मेरे लिए सामग्री वापस लाने के लिए कहता हूं और मैं तुम्हें डिलीवरी शुल्क भी नहीं देता। ठीक है, वास्तविक पुरुषों की तरह इन चीजों के बारे में चिंता न करें। दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं और एक समय आएगा जब तुम समृद्ध होगे। ठीक है, तो मैं एक महिला की तरह डरपोक नहीं बनूंगा। चंद्रशेखर सिंह दिल खोलकर हंसे और विक्रम राजपूत के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का एक बैग निकाला, कहा, यह तुम्हारे हिस्से का आधा है। विक्रम राजपूत ने आध्यात्मिक पत्थरों का बैग स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी नज़र के कोने से उन्होंने एक परिचित काली आकृति देखी। क्या ये वह है? विक्रम राजपूत को कुछ आश्चर्य हुआ। ये वही महिला तलवारबाज थी जिसने उस रात उनकी जान बचाई थी। हालांकि यह महिला तलवारबाज एक आदमी के रूप में कपड़े पहनना पसंद करती थी। इस समय उसने एक आदमी के रूप में खुद को प्रच्छन्न किया था और अनंत प्रकाश पवेलियन में आई थी। महिला तलवारबाज ने अपनी खरीदारी पूरी करने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और विक्रम राजपूत को देखा। अचानक उसे याद आया कि उसने पहले उसके सामने अपनी असली उपस्थिति उजागर कर दी थी। उसने अपनी पतली लोमड़ी जैसी आंखें सिकुड़ी और विक्रम राजपूत की ओर चल पड़ी। विक्रम राजपूत ने अपने दिल में थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। क्यूई रिफाइनिंग के मध्य चरण में पहुंचने के बाद वह महसूस कर सकते थे कि इस महिला तलवारबाज की खेती क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर थी। ये तुम हो? सुंदर लड़के के रूप में प्रच्छन्न महिला मुस्कुराए और विक्रम राजपूत के पास आए, पूछा, क्या तुम अक्सर अनंत प्रकाश पवेलियन में चीजें खरीदने आते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें दुष्ट कृषकों ने निशाना बनाया। चंद्रशेखर सिंह ने इस आदमी को देखा और एक पल के लिए चौंक गए। विक्रम राजपूत भी स्थिति को समझ गए और दूसरे व्यक्ति की असली पहचान उजागर नहीं की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी कभी आता हूँ। वह दिन सिर्फ बुरे भाग्य का एक झटका था। तो चीजों के लिए तुम्हारी नज़र कैसी है? मैं एक जादुई उपकरण खरीदने के लिए देख रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ सलाह दे सकते हो? सच कहूँ तो चीजों के लिए मेरी नज़र खराब है। कभी कभी मैं चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं। अध्याय 14 घर पर घात। कृपया बुकमार्क करें। तेजस्वी अमित की विदा होती आकृति को देखते हुए चंद्रशेखर सिंह फुसफुसाए बिना नहीं रह सके, ये भाई सुंदर और कोमल त्वचा वाला है। यदि उसकी खेती का स्तर ऊंचा नहीं होता तो उसे वेश्यालय ले जाया जाता। भाई, वह तुमसे 20 या 30 साल छोटा हो सकता है, विक्रम राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद स्वयं दिव्यराज के नेतृत्व में वे दोनों बाहरी शहर में आवासीय परिसर को देखने गए। वातावरण अच्छा था, सुविधाजनक परिवहन और क्षेत्र में गश्त करने वाले गार्ड थे। सार्वजनिक सुरक्षा अच्छी थी, इसलिए रात में किसी के घुसकर उनका गला काटने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विक्रम राजपूत और दिव्यराज ने एक पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 5 साल का किराया चुकाया। तुरंत बाद विक्रम राजपूत ने व्यक्तिगत रूप से आवासीय परिसर का नाम शिवाजी गार्डन लिखा। इन मामलों को पूरा करने के बाद शाम हो चुकी थी। चंद्रशेखर सिंह मूल रूप से गरीबों की बस्ती में अपनी पत्नी को खबर बताने के लिए वापस जाना चाहते थे, लेकिन विक्रम राजपूत के दृढ़ आग्रह पर उन्होंने नील शांति नगर के चारों ओर कई चक्कर लगाए और अंततः वापस आने से पहले खुद को प्रच्छन्न किया। जब तक वे घर पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। क्या हमें इतना सतर्क रहने की आवश्यकता है? चंद्रशेखर सिंह ने असहाय होकर कहा। अपनी जेब में सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में सोचो और फिर तय करो कि हमें इतना सतर्क रहने की आवश्यकता है या नहीं, विक्रम राजपूत ने नीची आवाज में कहा, अच्छे मूड में नहीं। तुम सिर्फ एक काया हो। वैसे भी मुझे चुनौतियां पसंद हैं। केवल लगातार खुद को चुनौती देकर ही मैं अपने खून को उबलता हुआ और अपनी क्यूई रिफाइनिंग खेती को तीसरे स्तर तक पहुंचते हुए महसूस कर सकता हूं। चंद्रशेखर सिंह मुस्कुराए।
लेकिन इस संसाधन के साथ मैं कुछ महीनों में क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। मूर्ख, क्या तुम समझते हो कि कायल लंबे समय तक जीते हैं? विक्रम राजपूत ने अपना सिर हिलाया और कहा, जल्दी करो और अपना सामान पैक करो। हम आज रात ही अंदर चले जाएंगे। ठीक है, आध्यात्मिक खेत में आध्यात्मिक चावल और सब्जियां सब पक चुकी हैं। हम उन सभी को पैक कर लेंगे। चंद्रशेखर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम राजपूत के घर लौटने के बाद उन्होंने गौरव पवार को रोशनी राणा को खेती में निर्देश देते हुए देखा। जब रोशनी राणा ने देखा कि उसका पति लौट आया है तो उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संयमित किया और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ी। 2 साल हो गए हैं, तुम अभी भी नवविवाहितों की तरह क्यों व्यवहार करते हो? गौरव पवार ने उनके बगल में कहा। अवाक, बकवास मत करो, पुराने चंद्रशेखर भी लौट आए हैं। चलो वापस जाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं, विक्रम राजपूत ने कहा। ये सुनकर गौरव पवार तुरंत समझ गईं कि सारा माल बिक चुका है। उन्हें धन्यवाद देने के बाद वह तुरंत घर चली गईं। विक्रम राजपूत ने अपनी पत्नी को घर के मामलों के बारे में भी बताया। रोशनी राणा का चेहरा अपनी खुशी को छुपा नहीं सका और उसकी कोमल और चमकीली खुबानी जैसी आंखें खुशी से भर गईं। 2 साल पहले वह बेघर नश्वर योद्धा थी। सौभाग्य से विक्रम राजपूत को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उससे शादी कर ली। तब से रोशनी राणा हर चीज में बेहद सावधान रही हैं, अपने पति द्वारा तिरस्कृत और डांटे जाने से डरती हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से विक्रम राजपूत ने दिन ब दिन उसके साथ बेहतर व्यवहार किया, उसे हर चीज के बारे में विस्तार से बताया, यहाँ तक कि उसे क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर तक पहुंचने में मदद की, खेती की तकनीक और सौंदर्य संरक्षण गोलियां खरीदी। और अब वह उसे नील शांति नगर के बाहर आवासीय परिसर में रहने के लिए लाया था। पति, धन्यवाद। रोशनी राणा विक्रम राजपूत की बाहों में दुबक गई, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह खुद को अभिव्यक्त करने में अच्छी नहीं थी, इसलिए वह केवल विक्रम राजपूत के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए कार्यों का उपयोग कर सकती थी। मुझे अभी धन्यवाद मत दो, रात लंबी है और मुझे धन्यवाद देने के लिए बहुत समय है, विक्रम राजपूत ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी राणा शर्मा गई और एक शर्मीली नाराजगी के साथ उसने विक्रम राजपूत के कंधे को हल्का सा काट लिया। विक्रम राजपूत ने अपनी पत्नी के छोटे उभरे हुए नितंबों को थपथपाया और हंसे, जल्दी करो और अपना सामान पैक करो। हमें जल्दी से अंदर जाने की जरूरत है और फिर हम पुराने चंद्रशेखर दंपति के साथ भोजन करेंगे। ठीक है, रोशनी राणा अपना सामान पैक करने के लिए जल्दी से अंदर भागी। विक्रम राजपूत ने आध्यात्मिक चावल और सब्जियां काटने की योजना बनाई क्योंकि उन्हें पैसे से खरीदना पड़ता था। हालांकि जैसे ही विक्रम राजपूत आध्यात्मिक चावल काटने के लिए झुके, उन्होंने महसूस किया कि पड़ोसी पुराने चंद्रशेखर के घर में एक बंद गठन स्थापित किया गया था। अगर उन्होंने बहुत अधिक तावीज़ नहीं बनाए होते और उनकी आध्यात्मिक जागरूकता पहले की तुलना में दोगुनी मजबूत नहीं होती तो शायद उन्हें इसका पता नहीं चलता। वीर संस्कार। विक्रम राजपूत का चेहरा बुरी तरह बदल गया। पुराने चंद्रशेखर के घर में वीर संस्कार थे जिन्होंने पहले एक सीलिंग गठन स्थापित किया था। पत्नी, दरवाजा बंद करो, बाहर मत आओ, विक्रम राजपूत ने जोर से चिल्लाया और अपने उंगली के भंडारण बैग पर एक झटके के साथ एक विस्फोटक आत्मा तावीज़ तुरंत दिखाई दिया और पुराने चंद्रशेखर के घर में फेंक दिया गया। बूम! एक तेज शोर ने रात की चुप्पी को तोड़ दिया। रोशनी राणा ने विक्रम राजपूत के निर्देशों को भी सुना और जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, बेहद घबराए और चिंतित महसूस कर रही थीं। सीलिंग गठन सीधे नष्ट हो गया और आध्यात्मिक ऊर्जा की कई धाराएं आकाश में चढ़ गईं। विक्रम राजपूत ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि चंद्रशेखर सिंह के आंगन में 3 वीर संस्कार उसे और उसकी पत्नी को घेर रहे थे। लानत है, ललित, शुक्र है कि तुम सतर्क थे, नहीं तो आज रात मेरा काम तमाम हो जाता। चंद्रशेखर सिंह का चेहरा भयंकर हत्या के इरादे से भरा था और वह जोर से हंसा। 3 छोटे चोर, मेरी तलवार का स्वाद चखो। 3 वीर संस्कार क्रमशः लंबे, छोटे और मोटे थे। मोटे वीर संस्कार की खेती का स्तर क्यूई रिफाइनिंग स्टेज 4 था, जबकि अन्य 2 क्यूई रिफाइनिंग स्टेज 3 पर थे। फिर भी गौरव पवार, जो क्यूई रिफाइनिंग स्टेज 2 पर थी, इस समय अपनी रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी और वह पहले ही घायल हो चुकी थी। आसपास के पड़ोसियों ने इस दृश्य को देखा और जल्दी से अपने घरों में लौट आए और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, शामिल नहीं होना चाहते थे। विक्रम राजपूत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक मध्य श्रेणी का पहला स्तरीय आध्यात्मिक हथियार, एक लंबी तलवार, हवा में उठी, महाविजयली परिवार के क्विंगक्सुआन क्यूई में लिपटी हुई और गौरव पवार को बचाने के लिए तलवार की रोशनी में बदल गई। उसी समय विक्रम राजपूत भी आंगन में दौड़े और गौरव पवार पर एक सुरक्षात्मक तावीज़ थप्पड़ मारा, नीची आवाज में कहा, एक तरफ हट जाओ। गौरव पवार ने आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गईं और फिर विक्रम राजपूत को एक छोटा चाकू फेंकते हुए देखा, जो रात के आकाश को चीरता हुआ छोटे वीर संस्कार के दिल को छेद रहा था। जमीन पर खून बह रहा था। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज 4। गौरव पवार चौंक गईं।
उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम राजपूत, जो हमेशा घर पर रहते थे और कभी बाहर नहीं जाते थे, चुपचाप क्यूई रिफाइनिंग स्टेज 4 तक खेती कर ली थी, जो उनके पति से भी अधिक थी। अच्छा काम तुम। चंद्रशेखर सिंह ने भी इसे महसूस किया। जैसे ही वह बोलने वाले थे, उन्होंने एक हरी रोशनी वाली तलवार को अपने सामने लंबे वीर संस्कार की छाती को छेदते हुए देखा, सीधे मोटे वीर संस्कार पर हमला करते हुए। पलक झपकते ही विक्रम राजपूत ने पहले ही 2 वीर संस्कार को मार डाला था। इतना ही नहीं, हरी रोशनी वाली तलवार और 2 छोटे चाकू हवा में लटके हुए थे, प्रत्येक में एक उच्च श्रेणी का पहला स्तरीय विस्फोटक आत्मा तावीज था। मोटे वीर संस्कार ने लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से अपने हाथ में खंजर नीचे रखा और जमीन पर घुटने टेक दिए, जोर से दया की भीख मांगते हुए। कृपया मुझे बख्श दो बहादुर नायक। इस अवसर के साथ हरी रोशनी वाली तलवार को मोटे वीर संस्कार के गले में दबा दिया गया ताकि उसे कोई और चाल चलने से रोका जा सके। मोटे वीर संस्कार ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसके शरीर से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसने जल्दी से अपने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण का संकेत दिया। तुम चंद्रशेखर। अध्याय 15 घात लगाने वाले पढ़ना जारी रखने की तलाश। विक्रम राजपूत के सवाल का सामना करते हुए मोटे लुटेरे ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि 2 पहले दर्जे के हीन आध्यात्मिक हथियार, छोटे चाकू, पहले से ही उस पर दबाए गए थे, तो उसका मोटा चेहरा कांप गया और वह हकलाते हुए बोला, हाँ, यह विजय कुमार है। विजय कुमार। विक्रम राजपूत के होश उड़ गए। विजय कुमार, रिया शर्मा का साथी। ये कमीना। ओह अंडा। चंद्रशेखर सिंह तुरंत गुस्से में आ गया, बदला लेने के लिए सीधे रिया शर्मा के घर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर वह रुक गया। उसने देखा कि मोटे लुटेरे का गला एक हरी रोशनी वाली तलवार से छेद दिया गया था। तलवार क्यूई फूट पड़ी और उसका सिर कुचल दिया गया। खून, मांस और हड्डी के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। गौरव पवार अवाक और भौचक्की रह गईं। उसने हमेशा सोचा था कि विक्रम राजपूत एक काया और डरपोक कमजोर आदमी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह कार्रवाई करेगा तो वह इतना निर्दयी और निर्णायक होगा, बिल्कुल भी कोई मौका नहीं छोड़ेगा। हालांकि विक्रम राजपूत का चेहरा शांत रहा, क्योंकि उन्होंने समझाया, विजय कुमार और रिया शर्मा पहले ही भाग चुके हैं, या बल्कि वे भागे नहीं हैं, बल्कि चुपके से हम पर नजर रख रहे हैं। अगर मैंने इन 3 लुटेरों को पहले अवसर पर नहीं मारा होता तो वे तुरंत समर्थन के लिए आ जाते, फिर हम खतरे में होते। बोलने के बाद विक्रम राजपूत की नज़र चाकू की तरह चारों ओर घूम गई। दुर्भाग्य से उनके पास दिव्य ज्ञान नहीं था। यदि उनके पास होता तो वे 1 दर्जन झांक त्रिज्या के भीतर के क्षेत्र की खोज कर सकते थे और विजय कुमार और रिया शर्मा को एक साथ मार सकते थे। आखिरकार उन्हें पहले ही निशाना बनाया जा रहा था। अगर उन्होंने इन 2 किलों को नहीं हटाया होता तो विक्रम राजपूत को सोने और खाने में परेशानी होती। अब हम क्या करें? चंद्रशेखर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह केवल विक्रम राजपूत से पूछ सकते थे। कुछ महत्वपूर्ण सामान पैक करें और चले जाएं। हमें आध्यात्मिक खेत में चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं है। ये कहने के बाद विक्रम राजपूत ने अपने बैग को चाटना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने 2 हीन आध्यात्मिक हथियार, 1 मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, 6 मध्यम श्रेणी के रिटर्न युआन पिल्स, 3 मध्यम श्रेणी के कल्टीवेशन पिल्स और 47 हीन आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त किए। ये चीज़ें आध्यात्मिक खेत के नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त थीं। विक्रम राजपूत ने चंद्रशेखर सिंह और गौरव पवार को 2 रिटर्न युआन पिल्स दिए। उन्हें विजय कुमार द्वारा घात लगाए जाने से बचने के लिए तुरंत अपनी चोटों से उबरने के लिए कहा। सब कुछ पैक करने के बाद विक्रम राजपूत रोशनी राणा को बाहर लाए और लापरवाही से घर में चिपकाए गए तावीज़ को हटा दिया। वे चारों बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। इस समय कई आकृतियां धीरे धीरे पास आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साथी दाववादी ली क्यूई रिफाइनिंग के 4थे स्तर तक पहुंच गए हैं। वह वास्तव में निर्दयी है। उसने केवल एक सवाल पूछा और सीधे व्यक्ति को मार डाला। हमें उन्हें मारना होगा। तुमने सुना कि उसने क्या कहा? अगर विजय कुमार समर्थन के लिए आता है तो 2 चौथे स्तर के क्यूई रिफाइनिंग कृषक सीधे 2 परिवारों को मार देंगे। दूसरे शब्दों में, साथी योगी वीर का 5 लोगों का परिवार विजय कुमार के अधीन सभी हत्यारे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आसपास के पड़ोसियों ने शवों को महसूस करते हुए बातचीत की, ये देखते हुए कि कुछ बचा है या नहीं। कुछ लोग सीधे घर में खोज करने के लिए घुस गए, जबकि अन्य ने आध्यात्मिक खेत में आध्यात्मिक चावल और सब्जियां काटी। यहाँ तक कि कुछ ने मोटे लुटेरे के शव को सीधे बांट लिया। गरीबों की बस्ती में रहने वाले निम्न स्तरीय बिखरे हुए कृषक संसाधनों का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। ... जब तक वे नीर शांति नगर के बाहरी शहर में नहीं घुसे और गश्त कर रहे गार्डों को नहीं देखा, तब तक विक्रम राजपूत ने अपनी गति को थोड़ा धीमा कर दिया। विक्रम राजपूत अभी भी ठीक थे, लेकिन उनके बगल के तीनों लोग पहले ही थकान से हौंफ रहे थे। पुराने ललित, क्या तुम थके नहीं हो? चंद्रशेखर सिंह ने हाँफते हुए पूछा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। विक्रम राजपूत ने शांति से जवाब दिया, मैंने अतीत में पीछा किए जाने से बचने की क्षमता विकसित की है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
चंद्रशेखर सिंह ने अपने दांतों के बीच से दो शब्द फूटने से पहले लंबे समय तक अपनी सांस रोक ली। प्रभावशाली। विजय कुमार को कैसे पता चला कि हमारे पास अचानक बड़ी मात्रा में पैसा आ गया? हमने बाहरी लोगों के सामने अपनी दौलत का प्रदर्शन नहीं किया, चंद्रशेखर सिंह ने पूछा। इस समय गौरव पवार हैरान दिखी और रोशनी राणा की ओर मुड़कर पूछा, मैं अक्सर रिया शर्मा को तुमसे बात करने आते हुए देखती हूँ। क्या ये संभव है कि तुमने अनजाने में इसे लीक कर दिया हो? ये सुनकर रोशनी राणा ने घबराकर जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, नहीं नहीं, वह केवल मुझसे पूछने आती है कि क्या मुझे दवा चाहिए या क्या मुझे उसके घर पर खाना चाहिए या क्या हम एक साथ बाहर जाना चाहते हैं। विक्रम राजपूत ने कहा, रोशनी को दूसरों के साथ संवाद करने में कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे बहुत पहले बताया था कि रिया शर्मा के साथ बहुत अधिक संपर्क न रखें। ये व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पड़ोस में एक भेड़िया लाएगी। चंद्रशेखर सिंह ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा और चिल्लाया, हर समय ललित की चालाकी और धूर्तता के साथ रोशनी इसे कैसे फिसलने दे सकती है? क्या तुम अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते? विक्रम राजपूत, क्या तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो या मुझे डांट रहे हो? गौरव पवार ने समझाया, मेरा मतलब रोशनी को दोष देना नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि रोशनी का व्यक्तित्व सरल है और रिया शर्मा और विजय कुमार जैसे लोगों द्वारा आसानी से धोखा दिया और इस्तेमाल किया जा सकता है। रोशनी राणा का चेहरा लाल हो गया और उसने विरोध में फुसफुसाते हुए कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। यह मेरी गलती है, मेरी गलती। गौरव पवार एक पल के लिए अवाक रह गईं, फिर रोशनी राणा को गले लगाया और अपनी माफ़ी व्यक्त की। विक्रम राजपूत ने घटनाओं के क्रम पर चलते और विचार करते हुए कहा। जब वह शिवाजी गार्डन लौटे तो विक्रम राजपूत ने पूछा, क्या विजय कुमार अक्सर पड़ोस में लोगों को दवा बेचता है और बेशर्मी से दूसरों के घरों में मुफ्तखोरी करने जाता है? चंद्रशेखर सिंह और उनकी पत्नी पिछले 1 साल से कैलाश पर्वत में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहे थे और राक्षसों का शिकार कर रहे थे और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। रोशनी राणा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पड़ोसियों ने उसके बारे में बात की है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर विक्रम राजपूत ने आह भरी और समझाया, ये संभव है कि साथी योगी वीर को इस तरह से उसके द्वारा खोजा गया था और फिर एक दुखद अंत हुआ। इसके अलावा पुराने चंद्रशेखर क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर हैं और वह बगल में रहते हैं। जब तुम और तुम्हारी पत्नी 1 साल बाद कैलाश पर्वत से सुरक्षित रूप से लौटे तो बहुत खुश दिख रहे थे। यह अनुमान लगाना स्वाभाविक था कि तुमने कुछ हासिल किया होगा। इसलिए जब पुराने चंद्रशेखर और मैं बाहर थे तो वह तुम्हारे घर गया और उपयुक्त समय पर तुम्हें मारने और लूटने के लिए एक गठन स्थापित किया। गौरव पवार का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि रिया शर्मा, उस नीच व्यक्ति ने मुझे सुबह सुबह कुछ भेजा। पता चला कि उसके इरादे और थे। विक्रम राजपूत मुस्कुराए और कहा, सौभाग्य से तुम मेरे घर में रोशनी की खेती का मार्गदर्शन कर रही हो, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गौरव पवार को ठंडे पसीने आ गए। लानत है, अगर मैं उन 2 बदमाशों का सामना करता हूं तो मैं उन्हें तुरंत काट डालूंगा, चंद्रशेखर सिंह ने शाप दिया। विक्रम राजपूत ने कहा, चिंता मत करो, एक क्यूई रिफाइनिंग के पहले स्तर पर है और दूसरा क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर है। वे नील शांति नगर से बहुत दूर नहीं हो सकते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा लोगों का सफाया करने और खजाने प्राप्त करने के विजय कुमार के तरीके ने कई दुश्मनों को आकर्षित किया होगा। हम उन्हें खोजने वाले अकेले नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे पास अपनी आस्तीन में कई चालें हैं, उन्हें मारने के लिए जाल बिछाने के बारे में क्या ख्याल है? चंद्रशेखर सिंह ने सुझाव दिया। समय नहीं है, मुझे प्रतीक बनाने और खेती करने की आवश्यकता है। विक्रम राजपूत ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर याद दिलाया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अस्थायी रूप। अध्याय 16, गुप्त तकनीक कृपया संग्रह करें। इस घटना के बाद चंद्रशेखर सिंह दंपति बहुत अधिक सतर्क हो गए। उन्होंने वास्तव में विक्रम राजपूत द्वारा बोले गए शब्दों को याद रखा। आखिरकार इस खतरनाक और क्रूर खेती की दुनिया में 1 या 2 साथी दाववादी होना बेहद दुर्लभ था जिन्होंने ईमानदारी से अपनी सच्ची भावनाओं का आदान प्रदान किया। बाहरी शहर में जाने के 6 महीने बाद रोशनी राणा ने भी अपनी खेती में बदलाव का अनुभव किया। 5-6 ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन तकनीक का अभ्यास करने के बाद रोशनी राणा ने पूरी तरह से क्यूई रिफाइनिंग छोड़ दी और केवल बॉडी रिफाइनिंग पर ध्यान केंद्रित किया। आध्यात्मिक पत्थरों के विक्रम राजपूत के समर्थन और बाहरी शहर के निवास में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ रोशनी राणा के क्यूई और रक्त में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। उसके आंतरिक अंग पहले से भी अधिक जोरदार थे और उसके घूंसे के बल ने चंद्रशेखर सिंह को कई कदम पीछे धकेल दिया। चंद्रशेखर सिंह आश्चर्यचकित दिखे और कहा, तुम केवल बॉडी रिफाइनिंग के शुरुआती चरण में हो, है ना? फिर भी तुम मेरे जैसे चौथे स्तर के क्यूई रिफाइनिंग कृषक को पीछे धकेल सकती हो। इन पिछले 6 महीनों में उन्होंने भी क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर तक सफलता प्राप्त की थी। रोशनी राणा कुछ हद तक आश्चर्यचकित थीं और अविश्वास में अपनी नाजुक मुट्ठी को देखा। क्या ये वह ताकत थी जो वह लगा सकती थी?
विक्रम राजपूत ने देखना समाप्त करने के बाद उन्होंने विश्लेषण किया, ये संभवतः उसके शरीर से संबंधित है। उसके शरीर के शोधन में पहले गुणात्मक परिवर्तन के बाद ताकत में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इस भूसे का बल तीसरे स्तर के क्यूई रिफाइनिंग कृषक के बराबर है। आओ एक और भूसा देखते हैं। चंद्रशेखर सिंह ने कुछ हद तक आश्वस्त महसूस करते हुए रोशनी राणा से कहा। रोशनी राणा ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगेगी? चोट? चंद्रशेखर सिंह ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया, अगर मैं तुमसे चोट खा सकता हूं तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दूंगी, रोशनी राणा ने जोर दिया। बकवास बंद करो, एक भूसा मारो, चंद्रशेखर सिंह ने आग्रह किया। जल्द ही रोशनी राणा ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, अपनी क्यूई को अपनी दाहिनी मुट्ठी में संघनित किया और भयंकर प्रहार किया। चंद्रशेखर सिंह ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया और एक दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए इस भूसे के खिलाफ बचाव किया, लेकिन उन्होंने पाया। क्या बस इतना ही? चंद्रशेखर सिंह एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्होंने सीधे अपनी दाहिनी हथेली से रोशनी राणा के घूंसे को अवरुद्ध कर दिया और आश्चर्य से कहा, यह ताकत पहले से बिल्कुल अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा ये केवल पहले स्तर के क्यूई रिफाइनिंग कृषकों के स्तर पर है। मुझे समझ में आ गया। गौरव पवार को अचानक एहसास हुआ, ये रोशनी की खेती विधि से संबंधित हो सकता है। उसने अन्य मार्शल आर्ट गुप्त तकनीकों की खेती नहीं की, वह केवल हर दिन घूंसे मारती है। इसलिए अभी के घूंसे ने उसकी आत्मा और ताकत को केंद्रित किया। यही कारण है कि इसमें तीसरे स्तर के क्यूई रिफाइनिंग कृषक के बराबर शक्ति थी। मतलब वह केवल एक घूंसा मार सकती है। विक्रम राजपूत भी अवाक रह गए। ये किस तरह का वन पंच मैन था? ... रोशनी राणा की बॉडी रिफाइनिंग के शुरुआती चरण में सफलता का जश्न मनाने के लिए विक्रम राजपूत ने 3 लियांग हिरण चाबुक आध्यात्मिक शराब पी। रात में विक्रम राजपूत ने खेती पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की, रोशनी राणा को उच्च स्तर पर धकेल दिया। अगले दिन विक्रम राजपूत दीवार के सहारे अधिक विशाल खेती कक्ष की ओर चले गए। अपनी आंखें बंद करके और ध्यान केंद्रित करके विक्रम राजपूत ने अपने शरीर के भीतर शुद्ध ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक उनके दिमाग में एक छवि दिखाई दी। लपटों में लिपटी एक छोटी जड़ की हड्डी। जब शुद्ध ऊर्जा अंदर डाली गई तो लपटें मजबूत हो गईं और छोटी जड़ की हड्डी धीरे धीरे मोटी हो गई। यह एक निम्न श्रेणी की अग्नि आत्मा जड़ एक मध्यम श्रेणी की अग्नि आत्मा जड़ में बदल गई है। विक्रम राजपूत आश्चर्यचकित दिखे। क्या शुद्ध ऊर्जा आत्मा जड़ों की योग्यता को भी बदल सकती है? उन्होंने आज ही इसके बारे में जाना। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो जब तक वह सफलतापूर्वक एक रखेल नहीं ले लेते, क्या आत्मा जड़ों में भी बदलाव नहीं होगा? मेरी पत्नी के बॉडी रिफाइनिंग के शुरुआती चरण में पहुंचने के बाद वह पहले से ही मुझे कुछ हद तक सहन कर सकती है। अगर वह एक रखेल लेती है। विक्रम राजपूत मदद नहीं कर सके, लेकिन हॉन्फ गए, कल्पना करने में असमर्थ। हालांकि हिरन एंटीला आध्यात्मिक शराब उन्हें रात में बेहद शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन एक रात के बाद उनकी पीठ में दर्द होता और उन्हें बाहर निकलने के लिए दीवार पर झुकना पड़ता। भंडारण बैग में अभी भी लगभग 2000 आध्यात्मिक पत्थर हैं। मुझे एक उचित दोहरी खेती गुप्त तकनीक खरीदने की आवश्यकता है, अन्यथा इस लगातार पीठ दर्द के साथ मैं प्रतीकों को भी ठीक से नहीं बना पाऊंगा। विक्रम राजपूत ने धीरे से आह भरी। उन्होंने जल्दी पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी खर्च भी किया। प्रतीकों को बनाने के लिए सामग्री एक महत्वपूर्ण खर्च थी। गोल्डन स्वॉर्ड तावीज़ और गोल्डन लाइट तावीज़ जैसे केवल 2 शीर्ष श्रेणी के तावीज़ हैं। मैं अब तक उनमें से केवल 3 को ही बना पाया हूँ। पैसा बनाने के लिए केवल बॉडी प्रोटेक्शन तावीज़ और स्पिरिट बर्स्ट तावीज़ बनाना बेहतर होगा। विक्रम राजपूत ने अपना सिर हिलाया, लेकिन प्रतीक मास्टर के दूसरे चरण में सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए उन्हें विभिन्न प्रतीक तकनीकों को सीखना था। अपने खाली समय के दौरान वह बॉडी प्रोटेक्शन तावीज़ और स्पिरिट बर्स्ट तावीज़ बनाते थे। एक और गोल्डन स्वॉर्ड तावीज़ बनाने के बाद विक्रम राजपूत आखिरकार उठे और प्रतीकों और 4 निम्न श्रेणी के जादुई उपकरणों को बेचने के लिए अनंत प्रकाश पवेलियन जाने की योजना बनाई। रोशनी राणा आंगन में अभ्यास कर रही थीं, साधारण घूंसे और प्रहार कर रही थीं। ये देखकर कि उनके पति बाहर जाने वाले हैं और मौसम ठंडा हो रहा है, रोशनी राणा ने जल्दी से उनके पहनने के लिए एक मोटा कोट निकाला और कहा, पति, आज रात जल्दी वापस आना। क्या बात है? विक्रम राजपूत हैरान दिखे। रोशनी राणा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और फुसफुसाते हुए कहा, बस जल्दी वापस आना, बस इतना ही। विक्रम राजपूत ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वह अनंत प्रकाश पवेलियन की दिशा में चल पड़े। ... अनंत प्रकाश पवेलियन। प्रतीकों और जादुई उपकरणों को बेचने के बाद विक्रम राजपूत वास्तव में 3000 आध्यात्मिक पत्थरों के यिन यांग फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक को खरीदना चाहते थे। हालांकि प्रतीकों को बनाने के लिए अन्य सामग्री खरीदने के बाद उनके भंडारण बैग में केवल 1200 से थोड़ा अधिक आध्यात्मिक पत्थर बचे थे। दिव्यराज मुस्कुराए और कहा, यदि साथी दाववादी को तत्काल दोहरी खेती गुप्त तकनीक की आवश्यकता है तो इस ड्रैगन सोरिंग एंड फीनिक्स डांसिंग तकनीक को क्यों न खरीदें।
हालांकि यह यिन यांग फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी दोहरी खेती गुप्त तकनीक है। कम से कम यह आपको बिस्तर में दुनिया भर में घूमने में सक्षम बना सकती है। कितना? विक्रम राजपूत ने पूछा। ये महंगा नहीं है, केवल 1000 आध्यात्मिक पत्थर। तुम हमेशा कहते हो कि यह महंगा नहीं है। विक्रम राजपूत मदद नहीं कर सके लेकिन बड़बड़ाए, लेकिन अंत में उन्होंने अभी भी ड्रैगन सोरिंग एंड फीनिक्स डांसिंग तकनीक खरीदी। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उनके पास दोहरी खेती गुप्त तकनीक नहीं होती तो वह वास्तव में क्यूई रिफाइनिंग चरण में रोशनी राणा को सहन नहीं कर सकते थे। रखेल लेने की बात करने का क्या फायदा? दिव्यराज दिल खोलकर हंसे और कहा, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो क्या तुम ग्रीन फीनिक्स टॉवर जाना पसंद करते? क्या तुम भुगतान कर रहे हो? विक्रम राजपूत ने पूछा। स्वाभाविक रूप से, हम प्रत्येक अपना खेल खेलते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूँ। अलविदा। ये कहने के बाद विक्रम राजपूत बिना पीछे देखे चले गए। वह ग्रीन फीनिक्स टॉवर में अपने कीमती सोने को बर्बाद नहीं करेंगे। उनके लिए पसीने की हर बूंद और सोने का हर टुकड़ा 1000 गुना या 10,000 गुना वापसी का प्रतिनिधित्व करता था। अगर उन्होंने ग्रीन फीनिक्स टॉवर में अपनी ऊर्जा और पसीना बर्बाद किया तो अपनी प्रतिभा और खेती में सुधार करने में कितना समय लगेगा? इसलिए युवाओं को न केवल सोने का मूल्य पता होना चाहिए, बल्कि जब वे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सोने की बहुमूल्यता। अध्याय 17 मिस तेजस्वी संशोधित। कमरे में रोशनी राणा के अलावा एक महिला थी। विक्रम राजपूत इस महिला को जानता था। वह क्षेत्र में एक प्रसिद्ध बिचौलिया थी जो कृषकों के लिए विवाह कराने में माहिर थी। उसने ये भी दावा किया कि यदि विवाह असफल रहा तो वह कोई आध्यात्मिक पत्थर स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी महिला के लिए वह उसे भी जानता था, क्योंकि एक अंधेरी और तूफानी रात में उसने 3 डाकुओं को मारने में उसकी मदद की थी। हालांकि आज महिला की उपस्थिति पहले से काफी अलग थी। वह बर्फ जैसी गोरी त्वचा के साथ सफेद धुएं जैसे लंबे कपड़े पहने हुई थी। उसकी नाक सीधी थी, उसके होंठ लाल थे और उसकी लोमड़ी जैसी आंखें चंचलता और मासूमियत से भरी थीं। उसमें कामुकता और सुंदरता का संकेत था। उसके काले बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे और हर शिकन और मुस्कान आकर्षक और लुभावनी थी, जैसे एक उभरता हुआ चपरासी। अगर विक्रम राजपूत ने तलवार से मारते समय उसकी क्रूरता नहीं देखी होती तो वह एक मिलनसार बड़ी बहन के रूप में उसकी उपस्थिति से धोखा खा जाता। अचानक विक्रम राजपूत को याद आया कि उसने पहले उससे क्या कहा था। भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है। तुम्हारी जान बचाने के बदले में क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चिंता मत करो, ये कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ... इन शब्दों के बारे में सोचते हुए विक्रम राजपूत का दिल कांप गया। क्या वह एहसान मांगने आई थी? नहीं, अगर यह एहसान था तो वह एक बिचौलिए को किराए पर लेने के लिए पैसे क्यों खर्च करेगी? क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं थी? यह महिला वास्तव में क्या करना चाहती थी? ... जब महिला उपनाम तेजस्वी अमित का उपयोग करते हुए विक्रम राजपूत को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह आज्ञाकारी रूप से एक कुर्सी पर बैठी, एक महिला तलवारबाज के रूप में अपने पिछले उग्र और निर्णायक व्यवहार से पूरी तरह से अलग। विक्रम राजपूत जानता था कि इस व्यक्ति के पास शायद कई रहस्य हैं और वह खतरनाक भी है। वह उसे अपने घर में बिल्कुल नहीं रहने दे सकता था। भले ही वह उसे दोहरी खेती के लिए रखेल के रूप में लेना चाहता था, उसे सभ्य और ईमानदार होना था। सभी लड़ाई, चालबाजी और साजिशें वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं थीं। विक्रम राजपूत चलकर रोशनी राणा के बगल में बैठ गया, अपने दिल में सतर्क रहा। उसने अपनी आस्तीन में एक सुरक्षात्मक तावीज भी छिपा लिया। पति रोशनी राणा की आंखों में घबराहट और डर का संकेत दिखा। आखिरकार ये वह चीज थी जिसका उसने अपने दम पर फैसला किया था और उसे चिंता थी कि विक्रम राजपूत नाखुश होंगे। विक्रम राजपूत ने उसे आश्वस्त करने के लिए धीरे से उसके हाथ को थपथपाया। मास्टर ली, आपकी पत्नी वास्तव में विचारशील और देखभाल करने वाली है। इस मामले के बारे में सुनने के बाद इस बूढ़ी महिला ने इसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से मिस तेजस्वी को पाया, जो केवल 18 वर्ष की हैं और एक फूल की तरह सुंदर हैं। जाहिर है, बिचौलिए को पता था कि विक्रम राजपूत को अंधेरे में रखा जा रहा था, लेकिन रोशनी राणा शब्दों में अच्छी नहीं थी, इसलिए वह मुस्कुराए और जारी रखा, मास्टर ली के खेती के स्तर के साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि मिस तेजस्वी एक साधारण महिला नहीं है। दूसरे स्तर के क्यूई रिफाइनिंग खेती के स्तर के साथ उनकी एक सुंदर आकृति है। आपके लिए परिवार में शादी करने के बाद वह निश्चित रूप से समृद्धि और धन लाएगी। रोशनी राणा ने आध्यात्मिक चाय का एक कप दिया और फुसफुसाते हुए कहा, पति, मैंने कुछ शोध भी किया है। मिस तेजस्वी बुद्धिमान और सक्षम हैं और उनका चरित्र बुरा नहीं है। वह एक अच्छी पत्नी बनेंगी। मिस तेजस्वी ने जल्दी से कहा, हाँ, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ और दिनों के लिए मुझे जान लें और आप देखेंगे। एक महिला जितनी चतुर और सक्षम होती है वह उतनी ही डरावनी हो जाती है।
मेरी मूर्ख पत्नी, और तुम्हें कैसे पता कि उसका चरित्र अच्छा है और वह एक अच्छी पत्नी बनेगी। बिचौलिए की हर बात पर विश्वास मत करो। विक्रम राजपूत ने मन ही मन आह भरी, आध्यात्मिक चाय का कप लिया और एक घूंट लिया। उन्होंने बिचौलिए को देखा और मुस्कुराए। अगर यह शादी होनी है तो मैडम काव्या कितना लाल लिफाफा चाहती हैं। शेन दलाली बहुत खुश थी। क्या मास्टर ली सहमत हो गए? उसने जल्दी से 2 उंगलियां उठाईं और तेज मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो मास्टर ली, बधाई हो मास्टर ली, एक सुंदर रखेल से शादी करने के लिए। जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीजें जोड़े में आती हैं। लाल लिफाफा ज्यादा नहीं है, केवल 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। विक्रम राजपूत ने सिर हिलाया और आध्यात्मिक चाय को मेज पर रख दिया। उसी समय एक सफेद रोशनी चमकी और 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर चुपचाप दिखाई दिए। विक्रम राजपूत ने कहा, यहाँ 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं, इसे कृतज्ञता का प्रतीक माने। लेकिन हाल ही में मेरा रखेल लेने का कोई इरादा नहीं है। मैडम काव्या को परेशान करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्या? ये सुनकर मैडम काव्या और मिस तेजस्वी दोनों अवाक रह गईं। यहाँ तक कि रोशनी राणा भी चौंक गई। उन सभी ने सोचा कि विक्रम राजपूत सीधे सहमत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बर्खास्तगी शुल्क होंगे। फिर मैडम काव्या ने रोशनी राणा को देखा, लुभाते हुए लेकिन हिचकिचाते हुए। आखिरकार वह आध्यात्मिक पत्थरों के लिए इस लाइन के काम में थी। रोशनी राणा ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। वह बता सकती थी कि उसके पति को मिस तेजस्वी पसंद नहीं है। मैडम काव्या को हिचकिचाते हुए देखकर विक्रम राजपूत मुस्कुराए और कहा, मैडम काव्या, इस घर में मेरा अंतिम कहना है। आप आध्यात्मिक पत्थर ले सकती हैं। ठीक है, मैं अब आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगी। यदि भविष्य में आपकी कोई समान आवश्यकताएं हैं तो मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैडम काव्या ने सिर हिलाया, 20 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर लिए और फिर मिस तेजस्वी से माफी मांगी। मिस तेजस्वी, मुझे आपके लिए कुछ और परिवार खोजने दें। मिस तेजस्वी वास्तविकता में वापस आ गईं और विक्रम राजपूत को घूर कर देखा, जैसे कि उनसे कह रही हो, तुम इस मामले के लिए मेरे ऋणी हो। मुझे घर ले चलो। विक्रम राजपूत मिस तेजस्वी की आंखों में संदेश समझ गए। क्या मजाक है? वह अपने बगल में इस तरह के टाइम बम को नहीं रखेगा। अगर इसने एक दिन उसे और रोशनी राणा को भयानक परेशानी में डाल दिया तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। हालांकि मिस तेजस्वी क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर थीं। उसे समान स्तर पर लड़ने के लिए शायद कई तावीज़ लगेंगे। इसलिए किसी भी द्वेष और संघर्ष से बचना और इस मामले को शांति से हल करना सबसे अच्छा होगा। विक्रम राजपूत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस, मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं सिर्फ भविष्य में एक शांतिपूर्ण और शांत जीवन जीने की उम्मीद करता हूँ। मेरी पत्नी और मैंने इस समय बहुत मेहनत की है और हम सिर्फ एक स्थिर जीवन चाहते हैं। अगर वह बल का उपयोग नहीं कर सकता था तो वह केवल एक नर्म दृष्टिकोण की कोशिश कर सकता था। इसके अलावा उनके अवलोकन से इस मिस तेजस्वी को धार्मिकता का शौक हो सकता है। जब तक वह अपने दयनीय पक्ष को थोड़ा सा निभाते हैं, वह उसके नर्म दिल को छूने में सक्षम होना चाहिए। मिस तेजस्वी ने विक्रम राजपूत की आंखों में देखा और पाया कि वह झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं दूंगी। अगर मैं देती हूँ तो तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। कैसा रहेगा? मिस तेजस्वी का चेहरा गंभीर था, उनकी आंखों में विनती का संकेत था। विक्रम राजपूत का चेहरा असहायता से भर गया। वह इस एहसान को पूरा नहीं कर सकता था और उसने अपनी निचली रेखा को छू लिया था। यह उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। वह उसे इस घर में कभी प्रवेश नहीं करने देगा। उन दोनों को गतिरोध में देखकर मैडम काव्या की आंखें टिमटिमाईं और वह खड़ी हो गईं। कहा, ओह, देर हो रही है। मैडम रोशनी, यदि आपके पास समय है तो क्या आप मुझे छोड़ सकती हैं? रोशनी राणा एक पल के लिए अवाक रह गईं, लेकिन तुरंत समझ गईं। मैडम काव्या उसके पति और मिस तेजस्वी के अकेले रहने का अवसर बना रही थीं ताकि वे दिल से दिल की बात कर। अध्याय 18, सच्चे इरादे संशोधित। रोशनी राणा और मैडम काव्या के जाने के बाद विक्रम राजपूत ने मिस तेजस्वी को असहाय होकर देखा और आह भरी। साथ ही दाववादी, आप क्या करने का इरादा रखती हैं? मिस तेजस्वी ने गंभीरता से जवाब दिया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए तुम पर मेरा एक एहसान है। ये बिल्कुल उचित है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। विक्रम राजपूत ने पलटवार किया, साथ ही दाववादी, मैं सिर्फ एक साधारण क्यूई रिफाइनिंग कृषक हूं जो किसी भी संघर्ष से दूर रहना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती हैं। मैं समझती हूँ। मिस तेजस्वी ने सिर हिलाया और धीरे से आह भरी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नील शांति नगर के पहचान टोकन के बिना कृषक केवल 1 वर्ष के लिए इस आध्यात्मिक शहर में रह सकते हैं। 1 वर्ष के बाद उन्हें जाना होगा और वे केवल हर 3 साल में एक बार प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही दाववादी, आपको पता होना चाहिए कि 10,000 पहाड़ों के आसपास का क्षेत्र खतरों से भरा है।
यदि क्यूई रिफाइनिंग कृषक आध्यात्मिक शहर या उसके आसपास शरण नहीं लेते हैं तो वे अंततः एक मृत्यंत का सामना करेंगे। इसलिए यदि मैं आपसे शादी करती हूँ जिसके पास नील शांति नगर का पहचान टोकन है और आपकी रखेल बन जाती हूँ तो मैं वैध रूप से नील शांति नगर में रह सकती हूँ। चिंता न करें, मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि मैं आपके लिए कोई परेशानी पैदा करती हूँ तो आपको मुझे भगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी आंखों के सामने गायब हो जाऊंगी। साथी दाववादी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी जान भी बचा सकती हो। हालांकि मिस तेजस्वी ने ईमानदारी से बात की, फिर भी विक्रम राजपूत ने उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। वह बता सकते थे कि मिस तेजस्वी वास्तव में बहुत युवा थीं, शायद वास्तव में 18 वर्ष की थीं और सुंदर थीं। इसके अलावा इतनी कम उम्र में क्यूई रिफाइनिंग के छठे स्तर तक पहुंचने के लिए उनकी प्रतिभा और योग्यता निश्चित रूप से अमर संप्रदाय के भर्ती मानकों को पूरा करती है। वह कैसे जीवित नहीं रह सकती थी? इसके अलावा किस दयालु और धार्मिक व्यक्ति ने खुद को प्रच्छन्न किया और एक आदमी के रूप में कपड़े पहने? इन सब के पीछे कुछ अनकही बात होनी चाहिए। विक्रम राजपूत का नील शांति नगर आने के मिस तेजस्वी के असली उद्देश्य के बारे में पूछने का भी कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल भी जानना नहीं चाहते थे। वह जितना अधिक जानते उतना ही डर और खतरा होता। खेती की दुनिया में शक्तिशाली कृषक थे। यदि ये किसी प्रकार का जानलेवा रहस्य था तो अगर यह पता चला कि उसका मिस तेजस्वी के साथ संपर्क था तो उसे फंसाया जा सकता था और फिर उसे विभिन्न आत्मा खोज विधियों के अधीन किया जा सकता था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद विक्रम राजपूत ने 3 तावीज़ निकाले और धीरे से उन्हें धक्का दिया। ईमानदारी से कहा, ये 3 सुरक्षात्मक तावीज़ हैं। वे मेरी जान बचाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। साथी दाववादी, कृपया उन्हें ले लें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे और मेरी पत्नी को बख्श देंगी। तुम वास्तव में कुछ नहीं समझते। मिस तेजस्वी थोड़ी गुस्से में थीं। शहर के बाहर के आवासीय क्षेत्रों के पास आमतौर पर गार्ड गश्त करते हैं। मिस तेजस्वी, कृपया सावधान रहें। विक्रम राजपूत ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे तावीज़ों का कुछ ज्ञान है। मेरे हाथ में 2 गोल्डन ब्लेड तावीज़ों के साथ मुझे अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने वह सब कुछ कह दिया था जो वह कह सकते थे। यदि मिस तेजस्वी अभी भी उन्हें फंसाने पर जोर देती हैं तो वह केवल दूर जाने और नील शांति नगर छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। मिस तेजस्वी ने भी विक्रम राजपूत के पीछे हटने के इरादे को देखा। यदि वह उन्हें मजबूर करना जारी रखती तो भले ही वह उनके खिलाफ नहीं हो जाते, वह नाराजगी के साथ चले जाते। ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें स्वर्ग के लिए एक गंभीर शपथ लेने की ज़रूरत है कि तुम इस मामले को कभी प्रकट नहीं करोगे, अन्यथा तुम पर बिजली गिरेगी और तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी। मिस तेजस्वी की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उनकी स्वर बहुत गंभीर थी, क्योंकि उन्होंने कहा, यह मामला आपको सफलतापूर्वक फाउंडेशन बनाने में मदद कर सकता है, यहाँ तक कि एक स्वर्ण कोर भी विकसित कर सकता है। हालांकि विक्रम राजपूत की प्रतिक्रिया ने मिस तेजस्वी को अविश्वसनीय बना दिया। उद्धरण चिन्ह ... माफ कीजिए, मैं इसे सुनना नहीं चाहता। मिस तेजस्वी ने फिर से जोर दिया। वह फाउंडेशन बिल्डिंग, स्वर्ण कोर और यहाँ तक कि नवजात आत्मा तक पहुँचने की संभावना है। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... तुम जो पाई बना रही हो वह स्वादिष्ट दिखती है मिस तेजस्वी। मैं केवल खाली वादे नहीं कर रही हूँ, ये सच है। सच। मिस तेजस्वी पागल होने वाली थीं। उन्होंने वास्तव में विक्रम राजपूत को धोखा नहीं दिया था। ये सारी जानकारी उन्होंने एक प्राचीन अमर द्वारा छोड़े गए प्राचीन शास्त्रों से देखी थी। अपनी वर्षों की पूछताछ और समझ के साथ उन्होंने अंततः विश्वास किया कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे जादुई खजाने थे। विक्रम राजपूत को उन 3 तावीज़ों को फिर से धक्का देते हुए देखकर मिस तेजस्वी ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, तुम इतने सालों से नील शांति नगर के पास रह रहे हो, तुम्हें आनंद पर्वत के बारे में पता होना चाहिए, है ना? विक्रम राजपूत चौंक गए और सिर हिलाया। मिस तेजस्वी के अगले वाक्य ने विक्रम राजपूत की नसों को तनावग्रस्त कर दिया। तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आनंद पर्वत में कभी मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष नामक एक संप्रदाय का खजाना था, है ना? मिस तेजस्वी ने कहा। विक्रम राजपूत का दिल कांप गया। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग थे जो मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के सभी रहस्यों को जानते थे। विक्रम राजपूत ने फिर से सिर हिलाया, अपने सामने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और अपनी आंखों में झटके को छिपा लिया। सौभाग्य से मिस तेजस्वी ने ध्यान नहीं दिया और जारी रखा, इसे सामंजस्यपूर्ण अमर वृक्ष भी कहा जा सकता है। ये जानकारी वह है जो मैंने एक प्राचीन अमर द्वारा छोड़े गए प्राचीन शास्त्रों से सीखी है। यह अफवाह है कि इसके द्वारा मान्यता प्राप्त लोग अपनी जन्मजात प्रतिभा को बढ़ा सकते हैं, अपनी खेती में सुधार कर सकते हैं और अमरता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह 5 तत्वों की हीन आध्यात्मिक जड़ हो या 4 तत्वों की निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़, जब तक इसमें इसकी सहायता है वे सभी भविष्य में शीर्ष श्रेणी की स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें बन जाएंगी।
इस प्रतिभा के साथ फाउंडेशन बिल्डिंग, स्वर्ण कोर, नवजात आत्मा, यहाँ तक कि आत्मा गठन सभी पहुँच के भीतर हैं। विक्रम राजपूत ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष इतना अद्भुत है तो आनंद पर्वत के संप्रदाय के नेता और पूर्वज केवल फाउंडेशन बिल्डिंग चरण में क्यों हैं? उन्हें पहले ही नवजात आत्मा या आत्मा गठन तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? उन्हें इस आध्यात्मिक वृक्ष का उपयोग करना नहीं आता है, मिस तेजस्वी ने उपहास किया। वे दो बूढ़े आदमी जो केवल हताशा में कलशों की तलाश करना जानते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? केवल जब एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे के साथ ईमानदार होते हैं, सामंजस्य में होते हैं और अंत में एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, तो वे वास्तव में मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और उसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने सोचा था, केवल जब एक जोड़ा एकजुट होता है तो मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष में शुद्ध ऊर्जा निकल सकती है। दिन के उजाले में ऐसा करना व्यर्थ है और केवल पीठ दर्द का कारण बनेगा और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की बहुत बर्बादी होगी। विक्रम राजपूत ने मन ही मन सोचा, कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस करते हुए। उन्हें वास्तव में अब खेती के बारे में कोई भ्रम नहीं था। अगर उस रात मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष को सक्रिय नहीं किया होता तो वह रोशनी राणा को ले जाते और नश्वर दुनिया में रहते केवल एक लंबे जीवन की तलाश करते। उन्हें चुप देखकर मिस तेजस्वी ने सोचा कि वह चौंक गए हैं और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम अब मेरी बातों पर विश्वास करते हो? तुम मुझे इतना महत्वपूर्ण रहस्य बताने के लिए क्यों तैयार हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं मुड़कर आनंद पर्वत के संप्रदाय के नेता और पूर्वजों को बता दूंगा? विक्रम राजपूत ने पूछा। मिस तेजस्वी ने हंसते हुए कहा और हल्के से कहा, मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारा अवलोकन किया है और पाया है कि तुम काफ़ी ईमानदार और विनम्र हो और थोड़े डरपोक और परेशानी से डरते हो। इसलिए अगर मैं तुम्हें ये बताती हूँ तो भी तुम किसी और को नहीं बताओगे क्योंकि तुम्हें डर है कि इसमें तुम फंस जाओगे और बहुत परेशानी होगी। विक्रम राजपूत, क्या वह इस समय एक पागल महिला द्वारा लक्षित किया जा रहा था? लेकिन अध्याय 19 तेजस्वी जययुग संशोधित। विक्रम राजपूत ने शाश्वत जीवन के लिए दोहरी खेती के विषय से हटकर मिस तेजस्वी को थोड़ी देर तक घूरा और पूछा, मेरी समझ के अनुसार मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष 27 साल पहले गायब हो गया था। आप इतनी निश्चित कैसे हैं कि यह अभी भी आनंद पर्वत पर है? मिस तेजस्वी ने समझाया, ये केवल एक ही स्थान पर बढ़ता और जड़ें जमाता है। जहां तक इसके गायब होने की बात है, या तो यह आनंद पर्वत द्वारा किया गया झूठा दावा था या यह उन दो बूढ़ों से थक गया और खुद को छिपा लिया। हाँ, यह मेरे अंदर छिपा हुआ है। विक्रम राजपूत अपने मन में शिकायत किए बिना नहीं रह सका। फिर उसने पूछा, क्या आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के बारे में प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं? हाँ, मिस तेजस्वी ने सिर हिलाया और कहा, उस प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने के बाद ये गायब हो गया। इसलिए इस दुनिया में केवल हम दोनों को ही इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन हमें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष पर जानकारी के बारे में पूछताछ करते हैं। हमें इसे गुप्त रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। प्राचीन ग्रंथ गायब हो गया। ऐसा लगता है कि प्राचीन अमर भी नहीं चाहते थे कि बहुत से लोग मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के रहस्य को जानें। विक्रम राजपूत ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि शायद केवल वह और उसके सामने वाली यह मिस तेजस्वी ही मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के रहस्य को जानते थे। इसके अलावा मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष वर्तमान में उसके भीतर अंधेरे स्थान में छिपा हुआ है। भले ही कोई शक्तिशाली प्राणी आए, वे इसे खोजने में सक्षम नहीं होंगे। एक्सपोजर के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि वह मिस तेजस्वी को यहाँ नहीं छोड़ता है तो वह शायद हार नहीं मानेगी। आखिरकार उसने उसे सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बता दिया है। विक्रम राजपूत मुस्कुराया और पूछा, तेजस्वी अमित शायद तुम्हारा असली नाम नहीं है ना? हमें एक दूसरे के साथ ईमानदार होना चाहिए। ये सुनकर मिस तेजस्वी ने अंततः राहत की सांस ली। ऐसा कहकर विक्रम राजपूत ने संकेत दिया कि वह उसे यहाँ रहने देने के लिए सहमत हो गया है। तेजस्वी जेयू, मिस तेजस्वी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के बारे में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है और बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार आनंद पर्वत के कुलपति फाउंडेशन बिल्डिंग के शिखर पर एक शक्तिशाली कृषक हैं। वह हम दोनों को एक ही थप्पड़ से आसानी से मार सकते हैं। समझ गया। और अब हमें मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के वास्तविक ठिकाने का भी पता नहीं है जब तक कि मैं उसके मूल स्थान पर जाकर एक नज़र नहीं डाल सकता। तेजस्वी जेयू ने संकेत दिया, लेकिन आनंद पर्वत एक संप्रदाय है जो दोहरी खेती का अभ्यास करता है, इसलिए मेरे लिए प्रवेश करना आसान नहीं है। विक्रम राजपूत उसकी बात समझ गया और स्पष्ट रूप से कहा, मेरी प्रतिभा और योग्यता मानक को पूरा नहीं करती हैं। तेजस्वी जेयू चुप हो गई। वह इसके बारे में भूल गई थी। तेजस्वी जेयू ने गंभीरता से कहा, मुझे स्पष्ट करने दो, जब तक मुझे मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष नहीं मिल जाता और जब तक हम आपसी स्नेह विकसित नहीं कर लेते तब तक तुम मेरे साथ दोहरी खेती नहीं कर सकते। चिंता न करो, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मैं इस समय ऐसे मामलों में तुम्हारे साथ शामिल नहीं होऊंगा।
विक्रम राजपूत ने कहा, अब से कुछ भी करने से पहले मेरी सहमति लेना सबसे अच्छा है। यदि तुम यहाँ परेशानी लाती हो तो मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना होगा। बेशक, तेजस्वी जेयू ने थोड़ा सिर हिलाया और उसे कोई समस्या नहीं लगी। वह और विक्रम राजपूत दोनों केवल क्यूई रिफाइनिंग चरण में थे और वे आनंद पर्वत के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, जिसमें फाउंडेशन बिल्डिंग के शिखर पर एक शक्तिशाली कृषक था। मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष के मामले में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। ... जब रोशनी राणा वापस आई तो उसने उन दोनों को बात करते और हंसते हुए देखा और उसके पति ने तेजस्वी जेयू को अब जाने के लिए नहीं कहा। उसने अंततः अपनी चिंताओं को दूर कर दिया। ये जानकर कि तेजस्वी जेयू अब से यहाँ रहेगी, रोशनी राणा और भी खुश थी। जब तक उनका रिश्ता अच्छी तरह से विकसित होता है, उसे भविष्य में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अंत में कोई उसके कुछ बोझ को साझा कर सकता है। हालांकि देर रात विक्रम राजपूत ने चुपचाप अपने शरीर के भीतर ड्रैगन सोरिंग एंड फीनिक्स डांसिंग तकनीक को सक्रिय किया, चिंताओं का एक नया दौर शुरू किया। दृश्य काफी विस्फोटक था। कुछ लोग परमानंदित और जुनून से भरे हुए थे, अन्य लोग दयनीय थे, लेकिन उनकी आवाजें अभी भी तेज थीं। जब सूरज 3 डंडे ऊंचा हो गया तो रोशनी राणा ने कमजोर और थका हुआ महसूस किया। उसने खिड़की के बाहर सफेद बादलों और नीले आकाश को देखा, गहरी आह भरी, और उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। दोहरी खेती की गुप्त तकनीक रखने वाला पति पहले से भी ज्यादा डरावना लगता है। यदि मेरी बहन जेयू, जो भविष्य में शक्तिहीन होगी, मेरे पति के हमलों का सामना नहीं कर सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रोशनी राणा भ्रम से भरी गहरी नींद में सो गई। ... विक्रम राजपूत को केवल दोपहर में बाहर आते हुए देखकर और कोमल और दयालु बहन रोशनी राणा को बाहर आने के कोई संकेत नहीं दिखाते हुए तेजस्वी जेयू अपनी भविष्य की जिंदगी के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सकी। यह विक्रम राजपूत, वह उतना ईमानदार और विनम्र नहीं लगता जितना वह सतह पर दिखाई देता है। विक्रम राजपूत ने भी तेजस्वी जेयू की अभिव्यक्ति को देखा, अपने दिल में कुछ पुष्टि की। ये प्रतिभाशाली और उपहार में मिली तेजस्वी जेयू वास्तव में एक अनुभवहीन युवा लड़की है। वह वास्तव में 18 वर्ष की है, जैसा कि अफवाह है। इसके अलावा उसके वीर और सुरुचिपूर्ण व्यवहार के अलावा तेजस्वी जेयू में एक अनूठा आकर्षण भी है, जो लुभावना और शुद्ध दोनों है। देखो, तुम क्या देख रहे हो? तेजस्वी जेयू ने जांच के तहत असहज महसूस किया और गुस्से में कहा, एक बार जब मुझे वह आध्यात्मिक वस्तु मिल जाएगी तो तुम मेरे खेती के साथी बनोगे। ये सुनकर विक्रम राजपूत मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तेजस्वी जेयू में वास्तव में एक महिला नायक के कुछ गुण हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसे मामलों का सामना करते हुए वह न केवल शर्मीली नहीं है, बल्कि पहल भी करती है। ठीक है, हम देखेंगे कि तुम भविष्य में कितनी मजबूत हो। विक्रम राजपूत ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, फिर भोजन तैयार करने के लिए रसोई में चला गया। उसकी पत्नी अब बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ घरेलू काम उसके कंधों पर आ जाते हैं। जब भोजन की सुगंध बाहर निकली तो तेजस्वी जेयू को भी भूख लगी। वह केवल क्यूई रिफाइनिंग के मध्य चरण में है और कभी कभी उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे भोजन द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह स्वादिष्ट व्यंजन उपवास गोलियों की तुलना में बहुत स्वादिष्ट है। जाओ और रोशनी को खाने के लिए बुलाओ, मैं कटोरे और चॉपस्टिक ले आऊंगा, विक्रम राजपूत ने कहा। ठीक है, तेजस्वी जेयू ने जल्दी से सिर हिलाया। घर में रोशनी राणा अभी भी मुख्य पत्नी है। वह ये भी देख सकती है कि विक्रम राजपूत इस पत्नी को लाड़ प्यार और संजोता है। यदि वह मुख्य पत्नी को नाराज करती है तो उसे नुकसान होगा। मुख्य पत्नी रोशनी राणा धीरे धीरे जाग गई और देखा कि तेजस्वी जेयू उसे बुला रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। असुविधा के लिए मैं माफी मांगती हूँ, रोशनी राणा ने शर्माते हुए धीरे से कहा। यह सब विक्रम राजपूत की गलती है, उसे विचारशील होना नहीं आता। तेजस्वी जेयू ने रोशनी राणा की थकी हुई उपस्थिति देखी और थोड़ा गुस्सा महसूस किया। विक्रम राजपूत का अवलोकन करते समय वह रोशनी राणा को भी जान गई। वह जानती थी कि वह एक दयालु महिला है, अपेक्षाकृत सरल दिमाग और कोई योजना नहीं जिसके साथ मिलना आसान है। रोशनी राणा ने विषय बदल दिया और तेजस्वी जेयू का हाथ पकड़कर हॉल की ओर चलते हुए धीरे से कहा, भविष्य में इस जगह को अपना घर समझो। मेरे पति की जीभ तेज हो सकती है, लेकिन उनका दिल नर्म है। बस उनसे बहस मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी बहन, तेजस्वी जेयू ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम राजपूत पूरे समय देख रहा था और जब उसने रोशनी राणा के प्रति तेजस्वी जेयू की ईमानदारी देखी तो उसे थोड़ा राहत मिली। भोजन के दौरान रोशनी राणा तेजस्वी जेयू की देखभाल करते हुए उसकी सेवा करती रही। विक्रम राजपूत को किनारे पर छोड़ दिया। तेजस्वी अध्याय 20 चंद्रशेखर सिंह कृपया संग्रह करें। निम्नलिखित दिनों में विक्रम राजपूत प्रतीकों को बनाकर पैसे कमाता रहा।
वह कभी कभी चिंतित होता था, लेकिन उसका जीवन पहले से बहुत अलग नहीं था, सिवाय इसके कि अब उसके घर में एक अतिरिक्त महिला थी। तेजस्वी जेयू वास्तव में ईमानदार और आज्ञाकारी थी और वह अक्सर बाहर नहीं जाती थी। वह महीने में केवल 1 या 2 बार घर से निकलती थी, अपना अधिकांश समय रोशनी राणा के साथ बिताती थी। दोनों महिलाओं के बीच संबंध गहरा होता रहा। साथ ही विक्रम राजपूत को यह भी चिंता थी कि तेजस्वी जेयू आध्यात्मिक पत्थर संसाधनों की कमी से परेशान होगी। जब वह अनंत प्रकाश पवेलियन में प्रतीक बेचने जाता था तो वह कभी कभी उसे अपने साथ ले जाता था, ये दावा करते हुए कि उसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे एक रक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कभी कभी तेजस्वी जेयू कहती थी कि जब वह भविष्य में सफल हो जाएगी तो वह विक्रम राजपूत को कभी नहीं भूलेगी, ये छोटे नूडल की दुकान के मालिक। 6 महीने बाद विक्रम राजपूत ने अंततः तेजस्वी जेयू को प्रतीकों के साथ अकेले अनंत प्रकाश पवेलियन जाने देने में सहज महसूस किया। याद रखना, मेरे द्वारा बनाए गए प्रतीकों को अन्य दुकानों को नहीं बेचा जा सकता है। उनकी पेशकश कितनी भी अधिक हो, तुम उन्हें केवल प्रबंधक दिव्यराज को बेच सकती हो, विक्रम राजपूत ने गंभीर भाव से कहा। तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि हर दिन पर्याप्त खाने के लिए संघर्ष करना कितना मुश्किल है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि खेती की दुनिया में अनंत प्रकाश पवेलियन की एक महान प्रतिष्ठा है। यदि हम अनंत प्रकाश पवेलियन के मालिक के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं तो हमारी भविष्य की कमाई की गारंटी होगी। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है, तेजस्वी जेयू ने उत्सुकता से कहा, उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। प्रतीकों को बेचने में मदद करके वह आध्यात्मिक पत्थर कमाने के अन्य तरीकों के बारे में सोचे बिना कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब था कि विक्रम राजपूत उस पर भरोसा करते थे। उन दोनों के बीच की शिकायतें और अपरिचितता पहले की तुलना में कम हो गई थी। यह आपसी समझ का एक अच्छा संकेत था। विक्रम राजपूत ने तेजस्वी जेयू को खतरनाक चीजें करने से रोकने के लिए ऐसा किया। उदाहरण के लिए, जानकारी इकट्ठा करने या कैलाश पर्वत में राक्षसों का शिकार करने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना। तेजस्वी जेयू को घर से जाते हुए देखकर रोशनी राणा की आंखें राहत और खुशी से भर गईं। वह हल्की सी मुस्कुराए और कहा, जेयू अपने काम में अधिक विश्वसनीय और स्थिर होती जा रही है। ये सब आपके मार्गदर्शन के कारण है, पति। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, मेरी पत्नी। तेजस्वी जेयू का अभी भी अपना व्यक्तित्व है, विक्रम राजपूत ने अपना सिर हिलाया। धीरे धीरे चलो, एक दिन जेयू अपना दिल खोलेगी और आधिकारिक तौर पर तुम्हारी पत्नी बन जाएगी, रोशनी राणा ने धीरे से कहा, विक्रम राजपूत के कंधों की मालिश करते हुए। उसके बारे में अभी भूल जाओ। जब वह घर पर नहीं है तो चलो एक जोड़े के रूप में कुछ अंतरंग समय का आनंद लेते हैं। विक्रम राजपूत ने रोशनी राणा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। अभी भी दर्द होता है? रोशनी राणा तुरंत शर्मा गई, अपना सिर विक्रम राजपूत की बाहों में छिपा लिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ठीक है। विक्रम राजपूत भी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी ड्रैगन सोरिंग एंड फीनिक्स डांसिंग तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि शुरुआती चरण के बॉडी रिफाइनिंग कृषक भी इसे सहन नहीं कर सकते थे। वे अब 6 दिनों से अंतरंग गतिविधियों से दूर थे। हालांकि 1 महीने पहले विक्रम राजपूत ने तेजस्वी जेयू से सीखा था कि मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि पौराणिक अमर ऊर्जा थी। केवल अमर ऊर्जा ही लोगों को शाश्वत जीवन प्रदान कर सकती है। लेकिन विक्रम राजपूत ने महसूस किया कि मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष की शुद्ध ऊर्जा अमर ऊर्जा की तरह नहीं थी, बल्कि उसकी खेती के लिए उपयुक्त एक प्रकार की ऊर्जा थी। विशिष्टताओं को अभी भी आगे की जांच की आवश्यकता है। तेजस्वी जेयू इस शीर्ष गुप्त जानकारी को प्रकट करने के लिए तैयार थी क्योंकि विक्रम राजपूत ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। इसके अलावा उसकी राय में उन दोनों ने पहले ही कुछ हद तक एक दूसरे को समझ लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे आपसी समझ, सद्भाव और प्रतिध्वनि के चरण तक भी पहुंच सकते थे। इसलिए यदि वह भविष्य में मखमली फूल आध्यात्मिक वृक्ष प्राप्त कर सकती है तो विक्रम राजपूत दोहरी खेती के लिए सबसे उपयुक्त साथी होगा। इसलिए वह इस जानकारी का खुलासा करने के लिए तैयार थी। श्री और श्रीमती पुराने चंद्रशे फिर से कैलाश पर्वत गए हैं। यदि आपके पास समय है तो कृपया उनके विला को साफ करने में मदद करें। वे सफाई मंत्र सीखने पर आध्यात्मिक पत्थर बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हैं, विक्रम राजपूत ने फुसफुसाते हुए कहा। क्यूई रिफाइनिंग के चौथे स्तर पर स्थिर होने के बाद चंद्रशे सिंह कभी कभी कुछ छोटे कार्य करते थे और काफी आरामदायक जीवन जीते थे। इससे चंद्रशे सिंह दंपति ने भी बच्चा पैदा करने पर विचार किया। आखिरकार वे पहले एक गरीब और निर्धन क्षेत्र में रहते थे जहां वे अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते थे। यदि उनके पास एक बच्चा होता तो यह न केवल उनका बोझ बढ़ाता बल्कि बच्चे को इस दुनिया में पीड़ित भी करता। अब जब उनके पास विक्रम राजपूत का जीवन रक्षक तावीज़ है, जब तक वे लालची नहीं हैं, वे किसी भी समय कैलाश पर्वत में भाग्य कमा सकते हैं। ठीक है,
रोशनी राणा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। विक्रम राजपूत ने उसे गले लगाया और धीरे से उसके सपाट और लचीले पेट को रगड़ा, धीरे से बोलते हुए, शायद यह मेरे द्वारा अभ्यास की जाने वाली खेती विधि के कारण है कि तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा है। भविष्य में इसका समाधान हो सकता है। मुझ पर विश्वास करो, अब इसके बारे में चिंता मत करो, ये केवल तुम्हारी खेती को प्रभावित करेगा, समझी? मैं इस जीवन में तुम्हारे साथ रहने से ही संतुष्ट हूँ। रोशनी राणा ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके होंठों पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसकी आंखें गहरे प्यार से भर गईं। इस क्षण उनकी आंखें मिलीं और उनके बीच चिंगारियां उड़ीं। वे एक दूसरे को भावुकता से चूमे बिना नहीं रह सके। अंत में यह अधिक अंतरंग कार्यों में बदल गया। ... पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। विक्रम राजपूत पहले से ही कई उच्च गुणवत्ता वाले तावीज़ बनाने में सक्षम था, लेकिन वह अभी भी पूर्णता के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। वह केवल सावधानी से तावीज़ बनाने में लगा रह सकता था। आज चंद्रशेखर सिंह वापस आ गया। हालांकि जब विक्रम राजपूत बाहर आया और चंद्रशेखर सिंह का खोया हुआ और निराशाजनक चेहरा देखा तो वह अवाक रह गया। पुराने ललित, मैं जब चंद्रशेखर सिंह ने अपने पुराने दोस्त को देखा तो उसके द्वारा रोके गए सभी दर्द और निराशा आंसू में बदल गए। वह जमीन पर घुटने टेककर जोर से रोने लगा, अपना सिर जमीन पर पटकने लगा और उसके माथे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। उस क्षण विक्रम राजपूत भी समझ गया, गौरव पवार मुसीबत में थी। खुशी से भरी हुई बाहर आई रोशनी राणा तुरंत अवाक रह गई। इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ, वह मौके पर ही बेहोश हो गई। सौभाग्य से उसके बगल में तेजस्वी जेयू ने उसे समय पर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। पहले उसे अंदर ले जाओ, विक्रम राजपूत ने निर्देश दिया। फिर चंद्रशेखर सिंह के पास चला गया, जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ रहा। इस क्षण कहने के लिए कुछ नहीं था, वे केवल चंद्रशेखर सिंह के सभी भावनाओं को व्यक्त करने की प्रतीक्षा कर सकते थे। जब जमीन में दरार आ गई और चंद्रशेखर सिंह का चेहरा खून से ढक गया तो विक्रम राजपूत ने उसे एक तौलिया दिया और धीरे से कहा, गौरव तुम्हें इस तरह देखना नहीं चाहेगी। ये सब मेरी गलती है, लानत है। मैं अपने लालच का विरोध नहीं कर सका और क्यूई रिफाइनिंग के बाद के चरण में उस कृषक को उकसाया। गौरव मेरी रक्षा के लिए भाग गई, लानत है। चंद्रशेखर सिंह ने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और खून के साथ आंसू उसके कपड़ों पर गिर गए। थप्पड़! विक्रम राजपूत ने भी उसे थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पर तौलिया फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम होश में हो? यदि तुम हो तो खुद को संभालो, फिर मुझे बताओ कि क्या हुआ, बच्चे की तरह रोने के बजाय।